हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग क्लास 12 बायोलॉजी का चैप्टर 12 इकोसिस्टम पढ़ेंगे और इस चैप्टर को हम वन शॉट में कवर करेंगे। और आपने अभी तक अगर इससे पहले के लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो वो हमारी प्लेलिस्ट में पड़े हुए, उनके वन शॉट पड़े हुए। तो क्लास 12 बायोलॉजी के इससे पहले के जो भी लेक्चर्स हैं उनको आप अटेंड कर सकते हैं हमारे बायोलॉजी की प्लेलिस्ट से। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। आपका हर एक लाइक हमारे लिए एटीपी की तरह वर्क करता है कि इस तरह की वीडियो हम आपके लिए और बना के लाएँ और आपकी बोर्ड की प्रिपरेशन अच्छे से हो। आप लोग बोर्ड की प्रिपरेशन कर रहे हैं और कुछ दिन में बोर्ड के एग्ज़ाम होने वाले हैं, यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड। तो ये वीडियो आप सबके लिए हेल्पफुल रहेगी और इसमें इकोसिस्टम और ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट बताए गए हैं, तो वो आपके प्रिपरेशन में काफ़ी हेल्प करेंगे बोर्ड के प्रिपरेशन में। तो इस लेक्चर को थॉरली एंड तक देखिएगा पूरा। और इस चैप्टर्स में जो भी न्यूमेरिक्स वगैरह आगे आपको बताएंगे, कुछ याद करने की ट्रिक्स वगैरह बताएंगे, तो आप इस चैप्टर में बने रहिएगा हमारे साथ और आखिर तक इस चैप्टर को देखिएगा। और अभी तक अगर इससे पहले के लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो वो हमारी प्लेलिस्ट में पड़े हुए, उनके जो भी आपकी क्वेरी या डाउट है वो आप यहाँ पे हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है, जो भी आपकी क्वेरी या डाउट है वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और इस सेशन में हमारे साथ एंड तक बने रहिएगा क्योंकि ये सेशन काफ़ी लंबा होने वाला है, 2-2.5 घंटे का। और इस पूरे एक वीडियो में हम ये पूरा चैप्टर कवर करने वाले इकोसिस्टम। और ज़्यादा से ज़्यादा लोग को ये लिंक शेयर कर दीजिए ताकि जो लोग भी अभी तक इस सेशन को में नहीं आ पाए वो लोग भी इस सेशन को अटेंड कर लें। आप लोग बोर्ड की प्रिपरेशन कर रहे हैं और कुछ दिन में बोर्ड के एग्जाम होने वाले हैं, यूपी बोर्ड। तो अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 12 इकोसिस्टम। और अभी हम लोग इसमें क्या क्या पढ़ेंगे वो हम लोग देख लेते हैं। तो इकोसिस्टम स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, ठीक है, इसके बारे में हम लोग देखेंगे कि इकोसिस्टम जो है इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है और ये किस तरह से जो है वर्क करता है। ठीक, तो इकोसिस्टम के स्ट्रक्चर और फंक्शन देखेंगे हम लोग। और प्रोडक्टिविटी यानी इकोसिस्टम में जो कुछ भी प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है, ऑर्गेनिज्म जो कुछ भी प्रोड्यूस कर रहा है तो उसका प्रोडक्शन किस तरह से हो रहा है वो हम लोग पढ़ेंगे। डिकम्पोजिशन के बारे में हम लोग देखेंगे, ठीक है, डिकम्पोजिशन का प्रोसेस कैसे होता है, एनर्जी फ्लो किस तरह से रहता है इकोसिस्टम में, और इकोलॉजिकल पिरामिड्स, ठीक है, इसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। आपने अगर अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ठीक है, ताकि आगे आने वाले वन शॉट की वीडियोस भी आपको टाइम पे मिलती रहें। तो सबसे पहले यहाँ पे टर्म आता है इकोसिस्टम, ठीक है, कि इकोसिस्टम क्या होता है। तो इकोसिस्टम क्या होता है, इसकी डेफिनेशन अक्सर एग्जाम में आ जाती है, कभी कभी बेसिक चीज़ें भी आ जाती हैं। ठीक है, तो इकोसिस्टम क्या होता है। इकोसिस्टम जो होता है जैसे नेचर में लिविंग बींग्स हैं, ठीक, और उनके आसपास का इन्वायरमेंट है। तो लिविंग बींग्स को उनके आसपास का इन्वायरमेंट जो होता है वो उनको अफेक्ट करता है, उनको किसी ना किसी तरह से उनकी लाइफ पे इन्फ्लुएंस डालता है। तो कोई ऑर्गेनिज्म और उसके आसपास के इन्वायरमेंट को हम लोग कलेक्टिवली क्या बोल देते हैं, इकोसिस्टम बोल देते हैं। ठीक, तो इसको हम लोग फंक्शनल यूनिट भी लेते हैं, नेचर की फंक्शनल यूनिट भी लेते हैं। और एक हम समझ सकते हैं कि कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसका उसके इन्वायरमेंट के साथ जो भी रिलेशन है उसको भी हम इकोसिस्टम कह सकते हैं। तो जैसे ह्यूमन बींग है तो आप अपने आसपास के इन्वायरमेंट से, ठीक है, क्या हम लोग लेते हैं, हम लोग फूड वगैरह लेते हैं अपने आसपास के इन्वायरमेंट से, ठीक है, फूड लेते हैं और कपड़ों के लिए फाइबर्स वगैरह लेते हैं, ठीक है, सांस लेते हैं, ऑक्सीजन उसमें हमें मिलती है। तो आसपास के इन्वायरमेंट से हमारे जैसा भी इंटरेक्शन है, ठीक है, तो जो भी इंटरेक्शन है हमारे आसपास के इन्वायरमेंट से या किसी भी ऑर्गेनिज्म का उसके आसपास के इन्वायरमेंट से जो भी इंटरेक्शन होता है उसको इकोसिस्टम कहा जाता है। ठीक, तो आपको ये याद रखना है कि इकोसिस्टम की सिंपल सी डेफिनेशन क्या है और इसको नेचर की फंक्शनल यूनिट बोलते हैं। ये भी याद रखना इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू में आ सकता है कि इकोसिस्टम जो होता है ये नेचर की फंक्शनल यूनिट है और इसमें लिविंग बींग का इंटरेक्शन होता है उसके सराउंडिंग फिजिकल इन्वायरमेंट से। ठीक, तो यानी इन्वायरमेंट, लिविंग बींग और उसके इन्वायरमेंट के बीच में जो कुछ भी इंटरेक्शन हो रहा है उसको हम इकोसिस्टम बोल देते हैं। अब जैसे कोई लिविंग बींग वाटर में है, ठीक है, तो उसका एक्वाटिक इकोसिस्टम हो जाएगा क्योंकि वो इसका इन्वायरमेंट कैसा है, एक्वाटिक इन्वायरमेंट है। ठीक, तो उसमें जो होगा पॉन्ड इकोसिस्टम अगर हम पढ़ते हैं तो एक्वाटिक इन्वायरमेंट है, उसके आसपास वाटर है, तो उसके साथ जो उसका इंटरेक्शन होगा ऑर्गेनिज्म का उसको हम लोग बोलेंगे एक्वाटिक एक्वाटिक इन्वायरमेंट और पॉन्ड इकोसिस्टम हम कह देते हैं। ठीक है, पॉन्ड या
रिवर इकोसिस्टम या ओशन इकोसिस्टम। टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम ग्रासलैंड इकोसिस्टम वगैरह भी होते हैं, ठीक है। ग्रासलैंड हो गया, फॉरेस्ट, डिजर्ट, तो ये सब टेरेस्ट्रियल में आ जाएंगे, ठीक है। पॉन्ड, लेक, वेटलैंड, रिवर, एस्चुअरी, ये सब किस में आ जाएंगे, एक्वाटिक इकोसिस्टम में। तो यहाँ पे एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, ठीक, इकोसिस्टम में एग्जाम्पल दिया है। और अगर आप लोग इस वीडियो को देख रहे हैं तो जल्दी से कमेंट कीजिए कि इकोसिस्टम टर्म किसने दिया था, ठीक है। इकोसिस्टम जो टर्म था तो ये किसने सबसे पहले दिया था, ये आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताएंगे। टर्म इकोसिस्टम किसने दिया। जो भी आपके डाउट या क्वेरी है वो आप पूछ सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। लाइव चैट चल रहा है उसमें आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और भी वीडियोज इसके रिगार्डिंग पड़ी हुई है, ठीक है। यूट्यूब पे जो है हमारी क्लास 12 बायोलॉजी प्लेलिस्ट है, तो इसमें और भी वीडियोस पड़ी हुई हैं, उसको भी आप गो थ्रू कर सकते हैं। वन शॉट वगैरह अलग अलग चैप्टर्स के दिए हुए हैं, उसको भी आप देख सकते हैं। और फिर हम लोग यहाँ पे पढ़ते हैं इकोसिस्टम में कि इकोसिस्टम जो होता है, ठीक है, दो टाइप का है यहाँ पे, टेरेस्ट्रियल है, ठीक है, और एक्वाटिक, दो तरह का होता है, ठीक है। टेरेस्ट्रियल और एक्वाटिक दो तरह का इकोसिस्टम है। और ये जो टेरेस्ट्रियल और एक्वाटिक इकोसिस्टम है, ठीक है, हमारे पास टेरेस्ट्रियल और एक्वाटिक है। तो इसमें टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में क्या क्या होता है, टेरेस्ट्रियल में हम लोग क्या क्या देखते हैं, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड और डिजर्ट, ठीक है। फॉरेस्ट, ग्रासलैंड और डिजर्ट, ये टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में आता है ना। और अगर हम लोग बात करते हैं एक्वाटिक इकोसिस्टम की, ठीक है, एक्वाटिक इकोसिस्टम की, तो यहाँ पे क्या आता है, पॉन्ड, लेक, वेटलैंड, रिवर और एस्चुअरी। पॉन्ड, लेक, वेटलैंड, रिवर और एस्चुअरी, ये सब एक्वाटिक इकोसिस्टम में आते हैं, वाटर में सब देखने को मिलते हैं। और आप लोग अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो जल्दी से ये भी कमेंट करके बताइएगा कि आप लोग कहाँ से इस वीडियो को देख रहे हैं, ठीक है। किस सिटी को बिलोंग करते हैं, किस स्टेट को बिलोंग करते हैं। ये देख के अच्छा लगता है कि लोग यूपी के बाहर से, हम लोग यूपी में ये जो है इसकी लाइव स्ट्रीम कर रहे हैं, यूपी कानपुर से। तो आप लोग जो हैं अलग अलग सिटीज़ के हैं और अलग अलग स्टेट के हैं, तो वो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं कि आप लोग कहाँ के हैं, ठीक। तो ये देख के अच्छा लगता है कि लोग डिफरेंट स्टेट से या डिफरेंट सिटीज़ से हमारी वीडियो देख रहे हैं और अपनी बोर्ड या नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं। और जो कोई भी पर्टिकुलर चैप्टर आपको अच्छा लगता है, ठीक है, तो वो भी आप कमेंट करके बता सकते हैं, हम उस पर भी वीडियो बना के लाएंगे। कोई भी अगर आपको किसी चैप्टर में इंटरेस्ट है, ठीक, तो उसको बताइएगा, उस पर भी हम वीडियो बना के लाएंगे आपके लिए। क्रॉप फील्ड्स एंड एक्वारियम में ऑल्सो भी कंसिडर्ड एज। अच्छा, अब यहाँ पे ये सब नेचुरल इकोसिस्टम अभी हमने पढ़े, टेरेस्ट्रियल और एक्वाटिक जो पढ़े अभी, नेचुरल इकोसिस्टम, ठीक। इसके बाद मैन मेड इकोसिस्टम भी होते हैं, यानी आर्टिफिशियल इकोसिस्टम भी होते हैं। जैसे हम लोग एक एक्वारियम की बात कर रहे हैं, एक्वारियम या क्रॉप फील्ड की बात कर रहे हैं, तो ये एक्वारियम या क्रॉप फील्ड क्या है, ये मैन मेड है ना। क्रॉप वगैरह जब इंसान उगाते हैं, फार्मर्स क्रॉप उगाते हैं, तो उसके आसपास का जो एक इन्वायरमेंट बन जाता है और उसमें जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, तो ये मैन मेड इकोसिस्टम हो जाएगा। एक्वारियम भी कोई इंसान ही बनाता है, ठीक है, ग्लास वगैरह उसमें वाटर फिल करके और फिर उसमें फिल के जो है पुट किया जाता है, फिशेज वगैरह को उसमें वो लोग पुट करते हैं। तो ये जो होगा ये भी एक्वारियम, ये भी मैन मेड इकोसिस्टम है। तो क्रॉप फील्ड और एक्वारियम अक्सर ये पूछा जाता है एमसीक्यू में कि मैन मेड इको, या वेरी शॉर्ट में भी आ जाता है कि मैन मेड इकोसिस्टम के बारे में बताइए, ठीक है। तो ये क्रॉप फील्ड है और एक्वारियम है, ये दो इकोसिस्टम है, ठीक। नेक्स्ट अब हम लोग देखेंगे यहाँ पे इकोसिस्टम का स्ट्रक्चर किस तरह से होता है। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें दी हुई हैं, इनपुट, प्रोडक्टिविटी, ट्रांसफर ऑफ एनर्जी एंड द आउटपुट, डिग्रेडेशन, एनर्जी लॉस। ये चीज़ें एक्टिविटी जो होती हैं ये किसी इकोसिस्टम में चल रही होती हैं, ठीक है। कौन कौन सी ये चीज़ें हैं जो इकोसिस्टम में चल रही हैं, इकोसिस्टम में कौन कौन सी चीज़ें चल रही है। तो यहाँ पे इनपुट या प्रोडक्टिविटी है, ठीक है, एनर्जी का ट्रांसफ़र है, ठीक है, ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी। इनपुट या प्रोडक्टिविटी, जैसे सन रेज आती हैं, ठीक है, तो वो प्लांट्स उससे क्या अपना फूड प्रिपेयर करते हैं, तो सन रेज की हेल्प से, सनलाइट की हेल्प से प्लांट अपना फूड प्रिपेयर करते हैं और फिर इससे एनर्जी बनती है, ठीक है, केमिकल एनर्जी बनी। अब वो केमिकल एनर्जी फूड चेन या फूड वेब के थ्रू अलग अलग ऑर्गेनिज्म में ट्रांसफ़र होगी और फिर आउटपुट होता है डिग्रेडेशन और एनर्जी लॉस, ठीक है। जब क्या हो जाता है, डेथ हो जाती है किसी ऑर्गेनिज्म की, कोई ऑर्गेनिज्म डेड हो जाता है तो उससे फिर उसकी बॉडी वगैरह डिग्रेड होने लगती है और एनर्जी फिर से रिलीज होती है इन्वायरमेंट में। तो ये 3 स्टेप में ये पूरा प्रोसीजर इकोसिस्टम का फंक्शन जो है काम करता है, ठीक है। इसलिए हम नेचर की फंक्शनल यूनिट इसको कह रहे थे, ठीक है, कि नेचर की फंक्शनल यूनिट क्यों है इकोसिस्टम, क्योंकि इसमें क्या होता है, एनर्जी का इनपुट होता है सनलाइट के थ्रू, फिर उसका ट्रांसफर होता है एनर्जी का फूड चेन, ठीक है, फूड वेब के थ्रू। अभी हम लोग पढ़ेंगे फूड चेन क्या होती है, फूड वेब क्या होती है आगे इसके बारे में। आउटपुट होता है डिग्रेडेशन और एनर्जी लॉस हो जाता है, ठीक है। तो ये आउटपुट भी हो जाता है एनर्जी का, यानी जब कोई ऑर्गेनिज्म डेथ होगी उसकी, तो उसकी एनर्जी जो होगी लिबरेट होगी, रिलीज होगी इन्वायरमेंट में।
और नेक्स्ट अब इसके बाद क्या है, इनपुट या प्रोडक्टिविटी है, ठीक है, एनर्जी का ट्रांसफर है, ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। वी विल आल्सो लुक एट द रिलेशनशिप साइकिल्स, चेन्स, वेब्स दैट आर क्रिएटेड। यहाँ पे डिफरेंट चीज़ें होती हैं, साइकिल्स होती हैं, चेन्स होती हैं, ठीक है, ऑक्सीजन साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल, आगे सब पढ़ेंगे, चेन्स, फूड चेन, फूड वेब, ठीक है, इसके बारे में इंटर रिलेशनशिप। अभी इकोसिस्टम स्ट्रक्चर और फंक्शन इसका, तो इकोसिस्टम में बायोटिक अबायोटिक दो तरह के कंपोनेंट होते हैं और इनका इंटरेक्शन, इनको भी हम बोल सकते हैं कि इकोसिस्टम क्या होता है, बायोटिक और अबायोटिक कंपोनेंट्स का जो इंटरेक्शन होता है, ठीक है, इसको भी हम लोग इकोसिस्टम बोल सकते हैं, ठीक है। जब भी इकोसिस्टम की डेफिनेशन आती है तो इट इज़ द इंटरेक्शन बिटवीन बायोटिक एंड अबायोटिक कंपोनेंट ऑफ नेचर और इन्वायरमेंट। तो यहाँ पे बायोटिक क्या होता है, अबायोटिक क्या होता है, इस चीज़ को एक्सप्लेन कर देते हैं, बायोटिक और एबायोटिक क्या होता है। तो बायोटिक यहाँ पे क्या होता है, बायोटिक का मतलब होता है जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिज्म को लोग बायोटिक फैक्टर बोलते हैं। बायोटिक फैक्टर जैसे कोई पर्टिकुलर ग्रासलैंड जैसे हम लोग लेते हैं, तो ग्रासलैंड में क्या है, ग्रासलैंड में अगर हम लोग देखें तो प्लांट है, ठीक है, प्लांट भी तो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है ना, और प्लांट के बाद ग्रास हॉपर प्लांट को ईट करते हैं, तो ग्रास हॉपर जो होगा वो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होगा। कोई फ्रॉग है वो उस ग्रास हॉपर को ईट करेगा, तो वो भी क्या हो गया, लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो ये सब बायोटिक कंपोनेंट है जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, फूड चेन या फूड वेब में या इन्वायरमेंट में जो भी लिविंग बीइंग है, ये क्या है, बायोटिक। जैसे ह्यूमंस हो गए, ह्यूमंस भी तो बायोटिक कंपोनेंट होते हैं। इसके बाद एबायोटिक क्या है, एबायोटिक जो भी किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के आसपास का इन्वायरमेंट होता है उसको हम लोग बोलते हैं एबायोटिक कंपोनेंट। तो एबायोटिक कंपोनेंट में क्या क्या आता है, हमारे आसपास का जैसे इन्वायरमेंट है ना, हम लोग सांस ले रहे हैं, ऑक्सीजन ले रहे हैं, ये एबायोटिक कंपोनेंट हो गया, क्योंकि एक तरह से नॉन लिविंग है। और दूसरा क्या है, सनलाइट जैसे होगी, ये बायोटिक कंपोनेंट है ना। ये सब चीज़ें जरूरी होती हैं, लेकिन ये क्या लिविंग नहीं होती, ठीक है, नेसेसरी तो होती हैं सब लाइफ के लिए, लेकिन ये सब लिविंग नहीं है चीज़ें, तो इनको अबायोटिक कंपोनेंट बोलते हैं। जैसे वाटर हो गया, ह्यूमिडिटी हो गई, टेम्परेचर हो गया, ठीक है, टेम्परेचर भी अबायोटिक कंपोनेंट है। इन सब चीज़ों का फैक्टर्स का जो है ह्यूमन के या किसी भी ऑर्गेनिज्म के लाइफ स्टाइल पे, उनके और प्रोडक्टिविटी पे असर पड़ता है, ठीक है, उस पर इफेक्ट होता है। तो यहाँ पे जो है इंट्रैक्शन ऑफ बायोटिक और अबायोटिक कंपोनेंट, इसको हम लोग इकोसिस्टम बोल रहे हैं। बायोटिक होते हैं लिविंग जितने भी कंपोनेंट होते हैं इन्वायरमेंट के, और अबायोटिक होते हैं जितने भी नॉन लिविंग कंपोनेंट होते हैं इन्वायरमेंट के, तो वो भी क्या हो गया, लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो ये सब बायोटिक कंपोनेंट है जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, फूड चेन या फूड वेब। इसके बाद एक चीज़ है स्पीसीज कॉम्पोजिशन, ठीक है, स्पीसीज कॉम्पोजिशन, ये भी याद रखना है। स्पीसीज कॉम्पोजिशन क्या होता है कि जितनी भी स्पीसीज प्रेजेंट है प्लांट या एनिमल की, ठीक है, उसको हम लोग आइडेंटिफाई करें, उसको उनकी नंबरिंग करें, तो इसको बोलते हैं स्पीसीज कॉम्पोजिशन, ठीक है। नेचर में छोटी डेफिनेशन कभी कभी आ जाती है। इसके बाद स्ट्रैटिफिकेशन, ठीक है, स्ट्रैटिफिकेशन क्या होता है, वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पीसीज ना, ये एग्जाम में आता है शॉर्ट नोट में। स्ट्रैटिफिकेशन क्या होता है, तो वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पीसीज ऑक्यूपाइंग डिफरेंट लेवल, इसको बोलते हैं हम लोग स्ट्रैटिफिकेशन, ठीक है। एंड सेकेंड, हब्स एंड ग्रासेस ऑक्यूपाई द बॉटम लेयर, ठीक है। तो स्ट्रैटिफिकेशन क्या होता है, जब हम लोग डिफरेंट स्पीशीज़ को, चाहे वो प्लांट की हो चाहे एनिमल को, उनको क्या कर रहे हैं, उनको जो है डिफरेंट स्पीशीज़ को क्लासीफाई कर दे रहे हैं, ठीक है, उनको डिस्ट्रीब्यूट कर दे रहे हैं, कह सकते हैं डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं उनके लेवल के बेसिस पे, ठीक है, या उनके जो है वर्टिकल, जैसे यहाँ पे ट्रीज़ हैं, ठीक है, ट्रीज़ हो गए, फॉरेस्ट हो गए, हाइट वगैरह के बेसिस पे कर देते हैं कि वो नेचर से, इन्वायरमेंट से किस तरह से इंट्रैक्शन उनका है, किस हाइट पे है, किस लेवल पे है। तो ट्रीज़, ठीक है, ट्रीज़ हो गए, श्रब्स हो गए, या ट्रीज़ हो गए, श्रब्स हो गए, हर्ब्स और ग्रासेस, इन सबको हम अलग कर सकते हैं, क्योंकि ट्रीज़ जो होते हैं बहुत लंबे होते हैं, ठीक है, तो वो ऊपर की पूरी एयर वगैरह लेते हैं। इसके बाद क्या है, श्रब्स हैं, वो कुछ छोटे होते हैं ट्रीज़ से, और वो मीडियम साइज जो मीडियम एटमॉस्फेयर की लेयर है, ठीक है, मिडिल लेयर, या हम कह सकते हैं नीचे की जो बॉटम की लेयर है, ठीक है, उनसे वो लेंगे अपना जो भी कुछ ऑक्सीजन वगैरह का इंटेक होगा या कार्बन डाइऑक्साइड का इंटेक होगा। इसके बाद हब्स और ग्रासेस हैं, ये एकदम बॉटम पे होते हैं, बिल्कुल बॉटम पे, तो ये नीचे नीचे एकदम है, ग्राउंड पे है, और ये ग्राउंड के आसपास जो भी इनका एयर वगैरह है वहाँ से अपना एयर का इंटेक करेंगे, ठीक है, या ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड का इंटेक करेंगे, क्योंकि फोटोसिंथेसिस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड नेसेसरी होती है ना। रेस्पिरेशन के लिए तो ऑक्सीजन लेंगे, लेकिन फोटोसिंथेसिस कार्बन डाइऑक्साइड नेसेसरी होती है। तो इसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रैटिफिकेशन। स्ट्रैटिफिकेशन क्या होता है, अभी बताया कि स्पीसीज का जब हम लोग वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं ना, जैसे हम लोग सपोज करते हैं फॉरेस्ट में ट्रीज है, श्रब्स हैं और हब्स और ग्रासेस हैं, तो इनको हमने क्या किया, क्लासीफाई कर दिया, ट्रीज को अलग, श्रब्स को अलग, और हब्स को अलग और ग्रासेस को अलग। ये अलग अलग हाइट पे, इनकी हाइट अलग अलग है, और ये अलग अपनी हाइट पे, और उस जो रेंज है उनकी, तो उस एटमॉस्फेयर में से, उसमें से वो एयर ले रहे हैं, ठीक है, एब्जॉर्ब कर रहे हैं।
और उनके फिर ऑर्गेनिज्म भी अलग अलग होते हैं। ग्रासेस पे ग्रास हॉपर लगते हैं, ठीक है। हब्स और श्रब्स पे ज़्यादातर हमको छोटे मोटे इंसेक्ट, बटरफ्लाई वगैरह देखने को मिलते हैं। ट्रीज़ वगैरह पे बर्ड्स वगैरह देखने को मिलती है। तो सब में ऑर्गेनिज्म का भी इंट्रैक्शन अलग अलग होता है, तो इसको बोलते हैं स्ट्रैटिफिकेशन, ठीक। और जो भी लोग इस सेशन को देख रहे हैं, सेशन को लाइक ज़रूर कर दीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोग को शेयर कीजिए, ताकि जो लोग अभी वीडियो नहीं देख रहे हैं वो भी, या इस सेशन में भी ज्वाइन नहीं किए, वो भी ज्वाइन कर लें। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियोस की अपडेट आपको टाइम पे मिल सके। जो भी आपकी क्वेरी या डाउट है वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सेशन लाइव चल रहा है यहाँ पे। अब जो आपकी जो भी क्वेरी या डाउट है वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। फिर नेक्स्ट आता है कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम फंक्शन यूनिट। तो इसमें कंपोनेंट्स जो है इकोसिस्टम के हम लोग बात करते हैं जब, तो प्रोडक्टिविटी, ठीक है, कि इकोसिस्टम में क्या क्या कितना बन रहा है, डिकम्पोजिशन किस तरह से हो रहा है, ठीक है। डिकम्पोजिशन चीज़ें बन गई, अब वो जब टूटेंगी, क्योंकि जब ऑर्गेनिज्म डेथ होती है जब ऑर्गेनिज्म की, तो डिग्रेड होता है, तो डिकम्पोजिशन कैसे हो रहा है, एनर्जी फ्लो क्या रेट वगैरह क्या है, न्यूट्रिएंट साइक्लिंग, जब कोई ऑर्गेनिज्म डेथ हो गई तो उसके जो न्यूट्रिएंट्स जब सॉइल मिलेंगे तो उसकी फिर से रिसाइकलिंग होगी, ठीक है। तो न्यूट्रिएंट साइक्लिंग किस तरह से हो रही है, मतलब नेचर में न्यूट्रिएंट्स का एक बैलेंस होना चाहिए ना, ठीक। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हर चीज़ का एक बैलेंस होना चाहिए। तो इस चीज़ की साइक्लिंग, ये सब चीज़ें मिलके इकोसिस्टम के कंपोनेंट बनाती हैं। फंक्शन, अगर हम फंक्शन यूनिट की बात करते हैं तब, ठीक है। इसके बाद है स्ट्रक्चरल यूनिट में, तो हमने बायोटिक अबायोटिक कंपोनेंट देखा था। फंक्शनल यूनिट की बात करेंगे तब ये प्रोडक्टिविटी, कंपोजिशन, एनर्जी फ्लो और न्यूट्रिएंट साइक्लिंग लेते हैं। यहाँ पे आई चीज़ लिखी, सोलर इनपुट, साइकिल ऑफ टेम्परेचर, डे लेंथ एंड अदर क्लाइमेटिक कंडीशन। पॉन्ड को रेगुलेट करती हैं, पॉन्ड के सिस्टम को। इसी तरह से 5 की डे लेंथ क्या है, सोलर इनपुट कितना कितने उसमें लाइट वगैरह आ रही है, टेम्परेचर किस तरह से अप डाउन हो रहा है, तो ये सब पॉन्ड के टेम्परेचर को रेगुलेट करेगी चीज़ें, और पॉन्ड के इन्वायरमेंट को रेगुलेट करेंगी। उसके ऑर्गेनिजम्स जो होंगे, फाइटोप्लैंक्टन, एल्गी, ये सब चीज़ें हैं। प्लांट्स हैं डिफरेंट, जू प्लैंक्टन है, जू प्लैंक्टन होते हैं। डिकम्पोजर्स हैं, डिकम्पोजर्स में फंगस, बैक्टीरिया, फ्लैजलेट, ये सब चीज़ें हैं। एनर्जी फ्लो क्या रेट वगैरह क्या है, न्यूट्रिएंट साइक्लिंग, जब कोई ऑर्गेनिज्म डेथ हो गई तो उसके जो ये सब हमने देखा बायोटिक एबायोटिक कंपोनेंट को। अच्छा, यहाँ पे कुछ और टर्म है, उसके बारे में एक बार क्लियर कर देते हैं। ये टर्म क्या है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हर चीज़ का एक बैलेंस होना चाहिए, इस चीज़ की साइक्लिंग, ये सब चीज़ें। ऑटोट्रॉफ एक चीज़ आती है, ऑटोट्रॉफ, ठीक है। ऑटोट्रॉफ क्या होते हैं, तो ऑटोट्रॉफ जो होते हैं, ऑटोट्रॉफ क्या, ऑटोट्रॉफ ऐसे ऐसे ऑर्गेनिज्म है जो अपना फूड खुद से प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। तो इनको हम कहेंगे ऑटोट्रॉफ, ठीक है, जो अपने न्यूट्रिएंट्स के लिए अदर किसी भी ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड नहीं होते, तो उनको हम क्या बोलते हैं, ऑटोट्रॉफ बोलते हैं। और इसके बाद है ऑटोट्रॉफ्स के बाद, ऑटोट्रॉफ जैसे प्लांट हो गया, ठीक है। प्लांट क्या, सनलाइट का यूज़ करते हैं, प्लांट जो है सनलाइट का यूज़ करते हैं और अपने लिए फूड खुद से बनाते हैं, ठीक। तो ये क्या हो गया, ऑटोट्रॉफ्स हो गया। और इसके बाद नेक्स्ट है ऑटोट्रॉफ्स के बाद हेट्रोट्रॉफ्स, ठीक है। ऑटोट्रॉफ्स को कंज्यूम हेट्रोट्रॉफ्स करते हैं। हेट्रोट्रॉफ्स कौन होते हैं, जो अपने न्यूट्रिशन के लिए ऑटोट्रॉफ पे डिपेंड करते हैं, यानी प्लांट्स वगैरह पे, जैसे ह्यूमंस हो गए, या ग्रास हॉपर्स हो गए, या कैटल्स हो गई, ठीक है, गाय वगैरह, गाय भैंस, ये सब। तो ये जो जानवर हैं या हम लोग हैं, तो हम लोग अपने न्यूट्रिशन के लिए किस पे डिपेंड करते हैं, ऑटोट्रॉफ पे, प्लांट वगैरह पे, ठीक। तो ये क्या होते हैं, हेट्रोट्रॉफ। हेट्रोट्रॉफ जो होते हैं वो दूसरे पे डिपेंड करते हैं, ठीक है। और ऑटोट्रॉफ सेल्फ, ऑटो मतलब होता है ना सेल्फ, अपने से अपना, ट्रॉफ यानी न्यूट्रिशन प्रिपेयर कर रहे हैं, और हेट्रोट्रॉफ है वो दूसरों से अपना न्यूट्रिशन ले रहे हैं। हेट्रो मतलब डिफरेंट, ठीक है, अदर किसी ऑर्गेनिज्म से अपना न्यूट्रिशन ले रहे हैं, ठीक है। ऑटोट्रॉफ और हेट्रोट्रॉफ। फिर है डिकम्पोजिशन, मिनरलाइजेशन ऑफ द डेड मैटर टू लीव। अब इसके बाद क्या होगा, जब फूड वगैरह प्रिपेयर होगा, दूसरे ने, किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म ने उससे फूड को ऑब्टेन कर लिया, तो अब जब ऑर्गेनिज्म की जो एज हो जाएगी तो उसका डिकम्पोजिशन होता है, ठीक है। फिर उसके डिकम्पोजिशन धीरे धीरे बॉडी डिग्रेड होगी, ठीक है, डेथ हो जाएगी उसकी, और फिर बॉडी डिग्रेड होने लगेगी। फिर मिनरलाइजेशन होगा, मिनरलाइजेशन ऑफ द डेड मैटर, ठीक है, डेड मैटर वगैरह का मिनरलाइजेशन होने लगेगा, जो कुछ भी है, रिसाइकलिंग उसकी होती है। एंड रीयूज बाय द ऑटोट्रॉफ, फिर से उसको रीयूज, ऑटोट्रॉफ जो होते हैं रीयूज करते हैं। जैसे इसका एक सिंपल सा एग्जांपल ले लेते हैं, जब खेत वगैरह जैसे होते हैं ना, अक्सर आपने देखा होगा कि खेतों में किसान जो आग लगा देते हैं, ठीक है, भूसा वगैरह रखा होता है, तो भूसा जैसे फसल जब कट जाती है तो भूसे को गट्ठर बना के और फिर उसको वो आग लगा देते हैं। तो ऐसा क्यों करते हैं, जो खेत में जो किसान होते हैं वो जब फसल कट जाती है तो भूसे का गट्ठर बना लेते हैं अलग अलग जगह, ठीक है, जो थोड़ा थोड़ा बनाते हैं, बाकी और कुछ चार वगैरह की तरह से भी यूज़ कर लेते हैं। तो उसका गट्ठर बना के फिर उसको आग लगा देते हैं। अक्सर खेतों में आग लगे हुए इस तरह से देखी होगी, तो वो आग जानबूझ के लगाते हैं ताकि उसके जो न्यूट्रिएंट्स हैं, ठीक है, वो फिर से वापस से सॉइल में मिल जाए, और सॉइल क्या हो जाए, फर्टाइल हो जाए। तो सॉइल जब फर्टाइल हो जाएगी तो फिर से जब नेक्स्ट सीजन में क्रॉप शो करेंगे, बोएंगे, तो अगले सीजन में क्या होगी, फसल अच्छी होगी।
तो इसलिए वो ऐसा करते हैं कि अक्सर जो भी भूसा वगैरह बचता है उसको वो आग लगा देते हैं ताकि उसकी राख जो अच्छे सॉइल मिल जाए तो न्यूट्रिशन वगैरह की रिसाइकलिंग हो जाए। तो ऐसा जानबूझ के भी वो लोग करते हैं। दीज इवेंट आर रिपीटेड ओवर एंड ओवर अगेन, ठीक है। अच्छा, ये चीज़ें जो होती हैं इसी तरह से नेचर में अपने आप भी चीज़ों का डिग्रेडेशन होता है, ठीक है। जो भी वर्म्स वगैरह होते हैं, ठीक है, या बैक्टीरिया होते हैं, कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं सैप्रोटॉफ वगैरह हम कह सकते हैं, कुछ फंगस होते हैं इस तरह के, जो क्या करते हैं डेड बॉडी को वो डिकम्पोज करते हैं, ठीक है, डिग्रेड करते हैं, जिससे कि न्यूट्रिएंट की एक साइकिल बनी रहती है एनवायरनमेंट में। लेकिन हम लोग जब एनर्जी की बात करते हैं तो एनर्जी का मूवमेंट जो होती है वो यूनिडायरेक्शनल होती है, ठीक है। हायर ट्रॉफिक लेवल एंड डिसिपेशन लॉस ऑफ एज हीट टू द इन्वायरमेंट, ठीक है। ये यूनिडायरेक्शनल एनर्जी की मूवमेंट होती है। ये सब हम लोग वैसे आगे पिरामिड में भी पढ़ेंगे ना? और जो भी लोग इस सेशन को देख रहे हैं वो लोग वीडियो को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वीडियो शेयर कीजिए ताकि जो लोग अभी नहीं भी देख रहे हैं तो वो लोग भी इसको अटेंड कर पाएँ। ये हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 12 बायोलॉजी का चैप्टर 12 इकोसिस्टम है, और इसका हम लोग वन शॉट यानी सिंगल लेक्चर में ये पूरी हम लोग चैप्टर कवर करने वाले हैं, ताकि जो लोग भी बोर्ड की प्रिपरेशन कर रहे हैं इनकी बोर्ड की प्रिपरेशन अच्छे से हो, उसमें उनको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो ये नेक्स्ट हम लोग अब बात करें प्रोडक्टिविटी की, ठीक है। प्रोडक्टिविटी क्या होती है, और जितने लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियो की अपडेट आपको टाइम पे मिलती रहे। हम लोग डेली अब लाइव सेशन कर रहे हैं, ठीक है, मॉर्निंग टाइम में भी और इवनिंग टाइम में। मॉर्निंग टाइम में हम लोग करते हैं 10 या 11 क्लॉक के आसपास, और इवनिंग टाइम में हम लोग थोड़ा सा नाइट हो जाती है करते करते 9 या 10 के आसपास करते हैं, ठीक है। तो आप लोग इस टाइम पे लाइव आ सकते हैं और हमारे लेक्चर्स को अटेंड कर सकते हैं। तो अभी हम लोग बात करें प्रोडक्टिविटी की। अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा, इकोसिस्टम का स्ट्रक्चर देखा, ठीक है। इकोसिस्टम का स्ट्रक्चर कि इकोसिस्टम जो होता है वो क्या होता है, लिविंग और नॉन लिविंग जो भी कंपोनेंट्स हैं इन्वायरमेंट के, तो उनके बीच में जो भी इंटरेक्शन होता है उसको हम लोग बोल रहे हैं इकोसिस्टम। यानी लिविंग बीइंग और उसके आसपास के इन्वायरमेंट के रिलेशनशिप को हम लोग क्या बोल रहे हैं, इकोसिस्टम बोल रहे हैं। इकोसिस्टम दो तरह का है, टेरेस्ट्रियल और एक्वाटिक, ठीक। टेरेस्ट्रियल में हमने पढ़ा कि फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, डिजर्ट इस तरह के इकोसिस्टम होते हैं, और एक्वाटिक में पॉन्ड, लेक, वेटलैंड, रिवर, एस्चुअरी इस तरह के इकोसिस्टम है। फिर हमने देखे मैन मेड, ये तो नेचुरल इकोसिस्टम थे। मैन मेड इकोसिस्टम भी होते हैं। मैन मेड कौन से होते हैं, क्रॉप फील्ड और एक्वारियम, ये मैन मेड इकोसिस्टम है। इसके अलावा हमने क्या देखा मैन मेड इकोसिस्टम के बाद कि अगर हम लोग बात करते हैं इकोसिस्टम की तो उसमें कुछ फंक्शन इनपुट हो रहा है, कुछ ट्रांसफर्स ऑफ एनर्जी हो रही है और कुछ आउटपुट भी हो रहा है, ठीक है। इकोसिस्टम वर्क कर रहा है। जैसे हम लोग फैक्ट्री का एग्जांपल लेते हैं, एक फैक्ट्री होती है तो फैक्ट्री में रॉ मटेरियल आता है, फिर वहाँ पे उसकी प्रोसेसिंग होती है ना। जैसे हम लोग शुगर की फैक्ट्री का एग्जांपल लेते हैं तो वहाँ पे शुगर केन आया, फिर उसका क्या वो प्रोसेसिंग हुई, उसमें से जूस वगैरह निकाला गया उसका, और पल्प निकाला गया, और उससे फिर उसको रिफाइन करके शुगर बनाई गई और फिर वो मार्केट में आई ऐसा प्रोडक्ट। शुगर या शुगर के प्रोडक्ट मार्केट में आते हैं, ठीक है, चीनी के। तो ये जो है ना पूरा ये प्रोसीजर, तो ये क्या हो रहा है, फैक्ट्री में ये प्रोसीजर चल रहा है। उसी तरह से इन्वायरमेंट में भी अलग अलग इकोसिस्टम है, ठीक है। ग्रास लैंड, डिजर्ट, फॉरेस्ट, पॉन्ड, अलग अलग इकोसिस्टम है। वो इन्हीं फैक्ट्रियों की तरफ वर्क कर रहा है, उनमें अलग अलग वर्क हो रहा है, ठीक है, अलग अलग फंक्शन हो रहा है। तो इनपुट होता है जिसको हम लोग प्रोडक्टिविटी कहते हैं, प्लांट वगैरह इनपुट करते हैं, ठीक है। प्लांट इनपुट कैसे करते हैं, सोलर लाइट को यूज़ करते हैं, वो सोलर एनर्जी को यूज़ करते हैं और उसको फिर केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, यानी फूड में कन्वर्ट करते हैं। प्लांट जो होते हैं ग्लूकोज बनाते हैं, फिर उसको हम लोग ईट करते हैं प्लांट वगैरह को, तो एनर्जी का ट्रांसफर होता है हायर लेवल पे, ठीक। फिर आउटपुट होता है, यानी जब कोई ऑर्गेनिज्म डेथ हो जाएगी जिसकी, ठीक है, जब वो मरेगा तो उसका डिग्रेडेशन होगा और उसकी एनर्जी क्या फिर से एनवायरनमेंट में रिलीज कर दी जाएगी। तो एक तरह से ये एक यूनिडायरेक्शनल मूवमेंट चल रहा होता है एनर्जी का, यूनिडायरेक्शनल फ्लो होता है। इसके बाद हमने पढ़ा कि इन्वायरमेंट में दो तरह के कंपोनेंट होते हैं, बायोटिक और अबायोटिक। बायोटिक क्या होता है, बायोटिक में हमने पढ़ा कि लिविंग बीइंग जो होते हैं उनको हम लोग बायोटिक बोलते हैं, ठीक है। जो भी आपके क्वेरी या डाउट है आप यहाँ पे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है, बायोटिक और अबायोटिक दो तरह के हमने कंपोनेंट पढ़े, ठीक है, इकोसिस्टम में। बायोटिक क्या होता है, जो लिविंग बीइंग होते हैं, लिविंग बीइंग जैसे ह्यूमन हो गए या ग्रास हॉपर्स हो गए, अगर हम ग्रास लैंड की बात करें तो ग्रास हॉपर्स हो गए, कैटल्स हो गए, ये सब क्या बायोटिक कंपोनेंट है, प्लांट्स हो गए। अबायोटिक में क्या आता है, लाइट आती है, ठीक है, रेनफॉल आती है, ह्यूमिडिटी आती है, जितने भी जो भी चीज़ें जो भी ऑर्गेनिज्म को अफेक्ट कर रही हैं लेकिन वो लिविंग नहीं है, तो उसको बोलते हैं अबायोटिक कंपोनेंट। नेक्स्ट इसके बाद हम लोग बात करते हैं स्ट्रेटिफिकेशन की। स्ट्रेटिफिकेशन क्या होता है, स्पीसीज का डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन, इसको बोलते हैं स्ट्रेटिफिकेशन। जैसे हम लोग एग्जांपल बात करते हैं, एक फॉरेस्ट हो तो उसमें ट्रीज हैं, श्रब्स हैं, हर्ब्स हैं, ठीक है, तो अलग अलग हाइट पे हैं और उनसे रिलेटेड उनके जो ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, उन पे डिपेंडेंट जो ऑर्गेनिज्म है वो भी अलग अलग हाइट पे हैं, ठीक है। ट्रीज के जो बर्ड्स वगैरह वो काफ़ी ज़्यादा हाइट पे हैं, श्रब्स वगैरह पे इंसेक्ट लगते हैं वो कम हाइट पे हैं, और बॉटम लेवल पे ग्रासेस वगैरह में, ठीक है, जो इंसेक्ट्स लगेंगे वो उससे भी लेस हाइट पे हैं।
तो ये अलग अलग एक क्या हो गया, स्पीशीज का कॉम्पोजिशन अलग अलग लेवल पे हो गया, इसको हम लोग बोलेंगे स्ट्रेटिफिकेशन। नेक्स्ट फिर हमने बात की कि क्या क्या फंक्शन इकोसिस्टम में चला है। प्रोडक्टिविटी होती है, ठीक है, प्रोडक्टिव मतलब जो कुछ भी प्रोड्यूस हो रहा है सनलाइट का यूज करके, जितना ज्यादा बायोमास, जिसको हम लोग कह सकते हैं बायोमास प्रोड्यूस कर रहे हैं प्लांट्स, ठीक है, उसको हम लोग बोलेंगे प्रोडक्टिविटी। डिकम्पोजिशन यानी जो भी इंसेक्ट्स वगैरह हैं, जो भी डिकम्पोजर्स हैं, ठीक है, वर्म्स हैं, और अर्थवर्म जो है सब उसको फार्मर फ्रेंड भी बोलते हैं। तो अर्थवर्म जो होता है ना, उसको हम लोग फार्मर फ्रेंड भी बोलते हैं। तो ये फील्ड में डिकम्पोजिशन का काम करता है, ठीक है, फील्ड में जो क्रॉप्स वगैरह होते हैं उनके जब वेस्ट बच जाते हैं तो उसको डिकम्पोज करता है। तो ये जो होता है डिकम्पोजिशन क्या है, किसी भी ऑर्गेनिक जो डेड ऑर्गेनिक मटेरियल होते हैं उसको फिर क्या करना, सॉइल में फिर से रिसाइकलिंग उसकी करना, ठीक है, उसको और ज़्यादा स्मॉल पार्टिकल्स में तोड़ देना ताकि वो सॉइल में अच्छे से मिक्सअप हो जाए या उसकी रिसाइकलिंग हो जाए, तो इसको हम लोग डिकम्पोजिशन बोलते हैं। इसके बाद एनर्जी फ्लो, जब एनर्जी क्या हो रही है, रिलीज हो रही है, ठीक है, या हम कह सकते हैं कि सनलाइट से किसमें गई, प्रोड्यूसर्स में गई केमिकल एनर्जी के फॉर्म में, फिर केमिकल एनर्जी जब उसको हायर लेवल पे दूसरे ऑर्गेनिज्म से अब्जॉर्ब किया, तो ये एनर्जी फ्लो एक चलता रहता है, ठीक। और एनर्जी फ्लो है, यूनिडायरेक्शनल मोशन इसका होता है, यूनिडायरेक्शनल मूवमेंट होता है। नेक्स्ट है न्यूट्रिएंट साइकिलिंग, हमने पढ़ी कि न्यूट्रिशन की जो है यानी ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, इन सब चीज़ की एक साइकिल होती है, वो इन्वायरमेंट में लगातार चलती रहती है, तो इसको हम लोग बोलते हैं न्यूट्रिएंट साइकिलिंग। इसके बाद हमने देखा सोलर इनपुट्स, द साइकिल ऑफ टेम्परेचर, डे लेंथ, ये सब भी अफेक्ट करते हैं किसी भी इकोसिस्टम को, खाली पॉइंट नहीं, किसी भी इकोसिस्टम को सब चीज़ें अफेक्ट करती हैं ना। ऑटोट्रॉफ, हेटरोट्रॉफ, इन सब के बारे में पढ़ा। ऑटोट्रॉफ क्या होता है, जो खुद से अपना फूड प्रिपेयर करते हैं उनको हम लोग बोलते हैं ऑटोट्रॉफ, ठीक है। ऑटोट्रॉफ क्या करते हैं, खुद से अपना फूड प्रिपेयर करते हैं। हेटरोट्रॉफ क्या होते हैं, वो दूसरे पे डिपेंड रहते हैं अपने फूड के लिए, तो हेटरोट्रॉफ बोलते हैं इनको। नेक्स्ट अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पे प्रोडक्टिविटी भी दिया हुआ है, डिकम्पोजिशन दिया है, ठीक है। अभी एक बार चेक कर लिया क्या क्या दिया हुआ है हेडिंग यहाँ पे, एनर्जी फ्लो है। सिंपल वे में इन सब चीज़ों को लेके चलेंगे, इसमें कई फॉर्मूले भी लिखे हुए हैं, बहुत सारी डिटेल में चीज़ें भी दी हुई हैं, लेकिन हम लोग सिंपल सिंपल लेके चलेंगे कि प्रोडक्टिविटी क्या होती है। तो प्रोडक्टिविटी हम लोग क्या कह सकते हैं कि जैसे एक साल ना, कोई एक यूनिट टाइम ले लें, ठीक है, कोई एक यूनिट टाइम ले लें, एक साल, एक महीना, ठीक है, जनरली हम लोग एक साल ले लेते हैं कि एक साल में किसी एक पर्टिकुलर जगह पे ना कितना ज़्यादा प्लांट जो है वो सोलर एनर्जी का यूज़ करके बायोमास का प्रोडक्शन कर रहे हैं, ग्लूकोज वगैरह का प्रोडक्शन कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि प्लांट क्या बनाते हैं, प्लांट जो होते हैं, प्लांट क्या करते हैं, प्लांट प्रोडक्शन करते हैं किस चीज़ का, ग्लूकोज का, ठीक है, अपने लिए वो फूड बनाते हैं ग्लूकोज के फॉर्म में, फोटोसिंथेसिस करते हैं ना, प्लांट जो है फोटोसिंथेसिस करते हैं। फोटोसिंथेसिस कैसे करते हैं, सॉइल से वाटर और मिनरल को अब्जॉर्ब करते हैं, ठीक, सॉइल से वाटर और मिनरल को अब्जॉर्ब करते हैं, और एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सीजन को अब्जॉर्ब करेंगे, और सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड को, एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड को अब्जॉर्ब करेंगे, और जब सनलाइट की प्रेजेंस हो यानी डे का टाइम होगा, सनलाइट होगी, उस टाइम पे उनकी लीफ में, ठीक है, लीफ में क्लोरोफिल के अंदर ये ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड जाएगी, और सॉइल से वाटर और मिनरल्स इसमें क्लोरोफिल में जाएंगे, तो वहाँ पे फिर प्रोडक्शन होगा, ठीक है, वहाँ पे किस चीज़ का, ग्लूकोज का प्रोडक्शन होगा। सनलाइट का वो यूज़ करेंगे एज एनर्जी सोर्स, तो सनलाइट को यूज़ करते हैं एनर्जी सोर्स की तरह से, और फिर वहाँ पे ग्लूकोज का प्रोडक्शन करते हैं फोटोसिंथेसिस करके। तो ये जो पूरा प्रोसीजर इसमें ग्लूकोज बन रहा है, यानी जो सनलाइट की जो एनर्जी थी ना, यानी सोलर एनर्जी थी, एक तरह से सोलर एनर्जी किस में कन्वर्ट हो गई, केमिकल एनर्जी में, तो इसी को हम लोग बोलते हैं प्रोडक्शन, ठीक है, प्रोडक्टिविटी। और ये सब कब हम लोग देख रहे हैं, जब यही चीज़, ये फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस, जब बहुत सारे प्लांट जो हैं, क्योंकि एक जगह पे कई सारे नेचर में तो प्लांट प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, कोई नेचर में कोई एक पर्टिकुलर जगह है, फॉरेस्ट है, कोई ग्रासलैंड है, तो कई सारे प्लांट वहाँ पे हैं, तो कई सारे प्लांट जब एक साल में, जनरली हम लोग एक साल ले लेते हैं, ठीक है, 1 ईयर में क्या है कि एक पर्टिकुलर जगह पे, एक पर्टिकुलर एरिया पे मीटर स्क्वायर में ले लेते हैं, 1 मीटर स्क्वायर या 1 किलोमीटर स्क्वायर, यानी 1 मीटर स्क्वायर ले लेंगे, तो 1 मीटर स्क्वायर में जितने भी प्लांट प्रेजेंट है, ठीक है, 1 मीटर स्क्वायर में जितने भी प्लांट प्रेजेंट हैं, ठीक है, इतने बड़े एरिया में, मान लो इतनी बड़ा एरिया 1 मीटर स्क्वायर, और इसमें जितने भी प्लांट प्रेजेंट है एक साल में, वो जितना भी प्रोडक्शन करेंगे, जितना भी ग्लूकोज बनाएंगे, तो उसको हम लोग बोलते हैं प्रोडक्टिविटी, ठीक। तो इसमें क्या है, प्राइमरी प्रोडक्शन, अच्छा, प्रोडक्टिविटी को हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, प्राइमरी प्रोडक्शन और सेकेंडरी प्रोडक्शन, ठीक है। तो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी बोलते हैं और सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी बोलते हैं। प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या हो गई, ये चीज़ समझ में आई कि जो भी फोटोसिंथेसिस वगैरह हो रहा है, ये प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है ना। और सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी क्या होती है कि जब कोई इसको ईट करता है, ठीक है, जब भी कोई ऑर्गेनिज्म हेटरोट्रॉफ जो ऑटोट्रॉफ को ईट करेगा, यानी कोई हर्बीवोर है, वो क्या करेगा,
प्लांट वगैरह को ईट करेगा तो प्लांट की जो भी केमिकल एनर्जी होगी वो उसमें ट्रांसफर होगी, ठीक है। लेकिन अब क्या होगा कि अब हर्बीवोर के अंदर भी तो एक प्रोडक्शन हो रहा है। क्या प्रोडक्शन हो रहा है? उसके अंदर मसल्स बन रही है। जैसे हम लोग क्या करते हैं, सोयाबीन वगैरह खाते हैं, ठीक है, जिम वगैरह वाले जैसे जिम करते हैं लोग, तो सोयाबीन वगैरह खाते हैं उससे, या सोयाबीन वगैरह खाते हैं जैसे, तो उससे क्या होता है, बहुत सारे लेंटिल्स वगैरह खाते हैं, तो उससे क्या होता है, उनका मसल्स वगैरह गेन होता है, ठीक है, बॉडी वेट गेन होता है, बॉडी बनती है उनकी, मसल्स वगैरह बनती हैं। तो ये भी तो एक तरह का प्रोडक्शन है, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी, ठीक है। जो भी हम लोग का, जब हम लोग खाना खाते हैं, जब हम लोग प्लांट वगैरह खाएंगे तो हम लोग के अंदर जो हम लोग का वेट गेन होगा या जो मसल्स बनेगी, तो उसको हम लोग सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी समझ सकते हैं। या जो भी, जैसे छोटा बच्चा है, ठीक है, वो खाना वाना खाता है, फिर वो धीरे धीरे बड़ा होता है, उसके अंदर डेवलपमेंट होता है, तो ये सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी में से चीज़ें आती हैं। तो ये प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या होगी, फोटोसिंथेसिस, और सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी क्या होगी, जो डेवलपमेंट किसी एक ऑर्गेनिज्म के अंदर हो रहा है, ठीक है, किसी हेटरोट्रॉफ के अंदर, ह्यूमन या किसी अदर लिविंग जो एनिमल है उसके अंदर हो रहा है, जब वो किसी प्लांट को ईट कर रहा है, तो उसको हम लोग बोलेंगे सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। प्राइमरी प्रोडक्टिविटी जो होती है, इसकी यूनिट क्या होती है, ग्राम पर मीटर, ये आपको यूनिट पे ध्यान देना है, ठीक है, ग्राम पर मीटर स्क्वायर और किलो कैलोरी पर मीटर स्क्वायर। रेट ऑफ बायोमास प्रोडक्शन को हम लोग प्रोडक्टिविटी बोल देंगे, यानी जिस रेट से ग्लूकोज वगैरह प्रोड्यूस हो रहा है एक साल में, तो इसका यूनिट क्या हो जाएगी प्रोडक्टिविटी की, यहाँ पे ग्राम पर ग्राम स्क्वायर पर ईयर, ठीक है, किलो या किलो कैलोरी पर मीटर स्क्वायर पर ईयर। और जीपीपी एक होता है, एक एनपीपी, ये भी एक हम लोग देख लेते हैं क्या है, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी और नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, ठीक है। एक तो है कि प्राइमरी प्रोडक्शन हुआ, यानी फोटोसिंथेसिस वगैरह हुआ, उससे फूड बना, सब कुछ बना, फूड वगैरह बना उसका प्लांट का, तो प्लांट ने क्या किया, प्रोडक्शन तो कर दिया, लेकिन अब एक प्रॉब्लम क्या हो जाती है, एक प्रॉब्लम ये हो जाती है कि वो रेस्पिरेशन भी साथ साथ में कर रहा है। तो रेस्पिरेशन में क्या होती है, चीज़ें टूटती हैं, प्रोडक्शन तो हो ही रहा है, लेकिन जब वो रेस्पिरेशन कर रहा है तो उसको एनर्जी जो है, ग्लूकोज वगैरह टूट रहा है, वहाँ पे ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हो रहा है, उसको एनर्जी मिल रही है ना। तो फोटोसिंथेसिस में जो ग्लूकोज बन रहा है, रेस्पिरेशन वही ग्लूकोज टूट रहा है। तो यहाँ पे अब क्या होगा कि प्रोडक्शन में कमी आ गई, ठीक है, प्रोडक्शन तो उसी रेट से हो रहा है, लेकिन जो नेट चीज़ें बच रही ना, जैसे ग्लूकोज था तो कुछ पार्ट उसका एनर्जी के लिए भी यूज़ हो गया ना, प्लांट ने कुछ पार्ट ग्लूकोज का क्या कर लिया, जो फोटोसिंथेसिस से मान लो 100 ग्राम ग्लूकोज बनाया था, प्लांट ने क्या किया था, फोटोसिंथेसिस से 100 ग्राम ग्लूकोज बनाया था, अब उसने एनर्जी के लिए मान लो 50 ग्राम यूज़ कर लिया ग्लूकोज एनर्जी रेस्पिरेशन में, यानी उसने रेस्पिरेशन किया, ऑक्सीजन ली, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ी, ठीक है। तो ये जो रेस्पिरेशन उसने किया, क्योंकि प्लांट भी तो रेस्पिरेशन करते हैं, तो रेस्पिरेशन में क्या हुआ कि ये ग्लूकोज टूटा, 50 ग्राम ग्लूकोज टूट गया, तो अब बचा कितना, 50 ग्राम, तो इसकी नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है क्या होगी, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, जो कुछ बच जाता है वो नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी होती है। दो तरह की प्रोडक्टिविटी होती है, एक ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, एक नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या है कि जितना भी फोटोसिंथेसिस हुआ और जितना भी ग्लूकोज बना, ये क्या है, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, और इसमें से जितना जो है खर्च हो गया ग्लूकोज वगैरह रेस्पिरेशन में, ठीक है, जितना जो मटेरियल था वो यूज़ हो गया, ऑर्गेनिक मैटर यहाँ पे लिखा है ना, प्रोडक्शन ऑफ, रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, और फिर जो उसका यूज़ हो गया अमाउंट ना रेस्पिरेशन में, माइनस रेस्पिरेशन लॉस, ठीक है, तो ये आ जाता है नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, कि ग्रॉस में से हम लोग क्या करेंगे, रेस्पिरेटरी लॉस को हम लोग माइनस कर देते हैं, ठीक। आई होप ये चीज़ समझ में आएगी। और सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी आपको बता दी कि जब उसको हेर्बीवर वगैरह ऐड करेंगे तो उसके अंदर जो भी चेंज डेवलपमेंट होगा तो वो सब किस में आएगा, सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी में। 50 ग्राम यूज कर लिया ग्लूकोज रेस्पिरेशन में, यानी यहाँ पे ड्राई वेट की बात होती है। ड्राई वेट, किसी भी ऑर्गेनिज्म का ड्राई वेट क्या होता है कि जब उसके अंदर से हम लोग क्या करते हैं, उसके अंदर से वाटर का जो वेट है वो माइनस कर देते हैं, तो उसको बोलते हैं ड्राई वेट, ठीक है। कोई प्लांट हो गया या कोई एनिमल हो गया तो उसका ड्राई वेट क्या होगा, जब हम उसके अंदर से जो हाइड्रेशन जो उसका है, जो उसका वाटर का लेवल, ठीक है, वेट है, उसको माइनस, हम कहते हैं हमारी बॉडी 75% वाटर से बनी है, ठीक है। तो वाटर जितना होता है हमारी बॉडी में, तो उसको हम जब माइनस करेंगे तो फिर बचा हुआ जो कुछ भी रहेगा वो ड्राई वेट होता है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं डीकम्पोजिशन की। तो डीकम्पोजिशन साथ साथ में नेचर में क्या हो रहा है, डीकम्पोजिशन भी चल रहा है, जैसे जैसे कोई चीज़ बन रही है साथ साथ में उसका डीकम्पोजिशन भी होता है। जब जैसे कोई ऑर्गेनिज्म है ना, जब वो बनता है फिर वो क्या करता है, ईट वगैरह करता है ना, प्लांट वगैरह को ईट किया, कोई ऑर्गेनिज्म है, कैटल वगैरह है, जैसे उसने प्लांट को ईट किया, ठीक है, अब उसकी कुछ लाइफ स्पैन होगा, वो उसको पूरा कर लेगा, उसके बाद क्या होगा, अब उसमें डिकम्पोजिशन होगा, मतलब उसमें पहले वो डेथ होगी उसकी, ठीक है, कैटल वगैरह की जैसे डेथ हो गई, आपने देखा होगा अक्सर ना, गाय भैंस या कुत्ते बिल्ली ऐसे पड़े होते हैं, ठीक है, कहीं पे सिटीज़ वगैरह में अक्सर देखने को मिलता है ये। तो और उन पर क्या है कि
डेड जैसे हो जाते हैं, वो कुछ ऐसे भी जानवर होते हैं ना जो ऐसे डेड हो जाते हैं, रोड पे उनकी डेड बॉडी वगैरह देखने को मिलती है अक्सर, कुत्ते बिल्ली कोई भी जानवर। तो फिर क्या होगा वहाँ पे कि उनका डिकम्पोजिशन होता रहता है, ठीक है। डिकम्पोजिशन वहाँ पे बैक्टीरिया वगैरह उनके ऊपर फंगस ग्रो कर जाते हैं, बैक्टीरिया ग्रो कर जाते हैं, डिग्रेड करते रहते हैं, डिफरेंट कीड़े उस पर लग जाते हैं, इंसेक्ट्स अलग अलग लग जाते हैं डिकम्पोजिशन वाले, और उसको क्या करते हैं, डिकम्पोज करते रहते हैं। तो डिकम्पोजिशन का मतलब क्या होता है कि जो हमारा ऑर्गेनिक मटेरियल है, जो कुछ भी कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मटेरियल है, उसको सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में तोड़ना, ठीक है। तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डिकम्पोजिशन। यहाँ पे याद रखना है कि कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर, हमारी बॉडी जो है ना ये कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर है एक तरह से, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, ये सब चीज़ें हमारे अंदर, तो इसको सिंपल फॉर्म में इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में तोड़ना, इसी को बोलते हैं डिकम्पोजिशन। और जब ये नेचर में अपने आप होता है ना, तो इसको हम लोग बोलेंगे डिकम्पोजिशन। ये नेचर में नेचुरल प्रोसेस है और ये अपने आप नेचर में चल रहा होता है, ठीक है, ऑटोमेटिकली, तो इसको बोलते हैं डिकम्पोजिशन। कार्बन डाइऑक्साइड इसमें रिलीज होती है, वाटर और न्यूट्रिएंट्स रिलीज होते हैं इस प्रोसेस में। बहुत अजीब सी स्मेल आती है जब भी हम लोग डेड बॉडी के आसपास से जाएं, तो वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया, इस तरह की गैसेस निकलती हैं। वाटर, ठीक है, वाटर रिलीज होता है ना, थोड़ा सा वो देखने में लिक्विड जैसा दिखता है शुरू शुरू में ना। और न्यूट्रिएंट्स वगैरह ये सब भी उसको कीड़े वगैरह खाते हैं, तो उनके लिए वो न्यूट्रिएंट एक तरह से हो जाता है। तो ये डिकम्पोजिशन का प्रोसेस है। डिकम्पोजिशन में क्या होता है कि जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मटेरियल होते हैं, यहाँ पे देखो अर्थवर्म दिया है ना, अर्थवर्म को फार्मर फ्रेंड बोलते हैं, ठीक है, फार्मर फ्रेंड बोलते हैं अर्थवर्म को। और ये ब्रेक डाउन करता है कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर का, और क्या करता है, लूजनिंग ऑफ द सॉइल, ठीक है, और उसको फिर सॉइल में मिक्सअप कर देता है, और सॉइल की तरह से लूजनिंग भी कर देता है, ढीला ढाला सॉइल को बना देगा, तो उसमें एडिशन कर देगा, ठीक। तो क्योंकि वो सॉइल में ही रहता है, उसमें एक्टिविटी दिखाता रहता है, तो इस वजह से सॉइल का एडिशन भी थोड़ा बहुत हो जाता है। अब यहाँ पे डिकम्पोजिशन समझ में आ गई, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मटेरियल को सिंपल सब्सटेंसेस में इनऑर्गेनिक मटेरियल में तोड़ना, इसको बोलते हैं डिकम्पोजिशन। और डिकम्पोजिशन जो होता है किस किस चीज़ का होता है, जैसे डेड प्लांट रिमेन्स होते हैं, हमने देखा लीव्स वगैरह होती हैं, पत्तियाँ पेड़ से गिरती हैं, छाल गिरती है, फूल वगैरह, ठीक है। और डेड रिमेन्स जो होते हैं एनिमल्स के, फीकल मैटर जो होते हैं अक्सर उस पर भी, ठीक है। तो क्या होते हैं डिकम्पोजिशन के लिए, इंसेक्ट वगैरह उससे ग्रो कर जाते हैं, जो सेप्रोट्रॉफ होते हैं जो, ठीक है, डिकम्पोजर जो होते हैं वो उस पर ग्रो कर जाते हैं, उसको डिकम्पोज कर देते हैं। अच्छा, इन सब चीज़ों को हम क्या बोलते हैं, डेट्राइटस, जो भी डेड मटेरियल होता है या रिमेनिंग पार्ट होता है, ठीक है, फीकल मैटर, ये सब चीज़ को हम लोग क्या बोल देते हैं, डेट्राइटस बोल देते हैं, ठीक है। यानी जिसका डिकम्पोजिशन होने वाला है जिस मटेरियल का, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डेट्राइटस। और ये रॉ मटेरियल होता है डिकम्पोजिशन के लिए, तो डिकम्पोजिशन के लिए रॉ मटेरियल क्या है, डेट्राइटस है। डिकम्पोजिशन में क्या क्या स्टेप्स होते हैं, स्टेप्स की बात कर लेते हैं। यहाँ पे कौन कौन से स्टेप है डिकम्पोजिशन में, फ्रेगमेंटेशन है, लीचिंग है, कैटाबॉलिज्म है, ह्यूमिफिकेशन है, और मिनरलाइजेशन है, ठीक है। ये सब स्टेप्स होते हैं डिकम्पोजिशन में, फ्रेगमेंटेशन, लीचिंग, कैटाबॉलिज्म, ह्यूमिफिकेशन और मिनरलाइजेशन। अब इसमें डेट्राइटस में ये प्रोसेस, ये स्टेप्स कौन कौन से, ये देख लेते हैं। तो फ्रेगमेंटेशन, किसी भी चीज़ का पहले स्मॉल, जैसे डेट्राइटिव वॉर्स अर्थवर्म जैसे होता है ना, फार्मर फ्रेंड भी जिसको बोलते हैं, क्योंकि अर्थवर्म जो ये क्या करता है, ये ब्रेक डाउन करता है डेट्राइटस का इनटू स्मॉलर पार्टिकल्स, ठीक है, छोटे छोटे पार्टिकल्स में तोड़ देगा डेट्राइटस को, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं फ्रेगमेंटेशन, यानी लार्ज पार्टिकल्स को स्मॉल पार्टिकल में, किसी भी डेड और कोई भी डेड वो ऑर्गेनिज्म है तो उसके लार्ज पार्टिकल्स को स्मॉल पार्टिकल में ब्रेक डाउन कर देना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रेगमेंटेशन। फिर इसके बाद होता है लीचिंग का प्रोसेस ना। लीचिंग, वाटर soluble inorganic nutrient go down into the soil horizon and get precipitated as unavailable salts, ठीक है। तो लीचिंग के प्रोसेस से क्या होता है, वाटर सॉल्युबल इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं ना, लीचिंग यानी अब वो पानी के साथ जैसे रेन वगैरह हुई ना, तो पानी वगैरह बरसा, या उसमें से जो केमिकल लिक्विड फॉर्म में जब वो केमिकल रहते हैं, तो वो धीरे धीरे सॉइल के बीच बीच से होते हैं, क्योंकि सॉइल के बीच में पोर होते हैं, ठीक है, पोर्स होते हैं सॉइल के बीच में, तो उससे होते हुए धीरे धीरे रिस के, जिसको कहते हैं रिसना, तो रिस के वो क्या होते हैं, नीचे अर्थ की डिफरेंट लेयर्स में जाते रहते हैं, ठीक है। अर्थ के नीचे अलग अलग लेयर्स है ना, क्रस्ट में, मेंटल में, कोर में, तो क्रस्ट की डिफरेंट लेयर्स होती है, क्रस्ट की अभी हम बात करें, इसकी डिफरेंट लेयर में नीचे नीचे ब्लीचिंग उसकी होती रहती है केमिकल्स की, और वो जाते रहेंगे, गो डाउन टू द सॉइल होराइजन एंड गेट प्रेसिपिटेटेड एज अनअवेलेबल सॉल्ट, ठीक है, और उसमें वो फिर प्रेसिपिटेट कर जाते हैं, सॉल्ट्स वगैरह के फॉर्म में हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट बैक्टीरियल फंगल, इसके बाद क्या हो, कैटाबॉलिज्म, ठीक है, बैक्टीरियल एंड यहाँ पे कैटाबॉलिज्म भी हम देखा था, हाँ, ठीक है। अब उसका बाद का, क्योंकि लीचिंग हुई, ठीक है, कुछ न्यूट्रिएंट्स वगैरह वो सॉइल में नीचे डिफरेंट लेयर्स में मिल गए सॉइल के। अब इसके बाद कैटाबॉलिज्म भी होता है। कैटाबॉलिज्म का मतलब क्या है, बैक्टीरिया और फंगस जो होते हैं, बैक्टीरिया और फंगस ये डिग्रेड करते हैं डेट्राइटस को इनटू सिंपलर इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, ठीक है।
तो सिंपलर, कभी आपने देखा होगा लकड़ी वगैरह, जैसे लकड़ी की छाल वगैरह होती है तो उसपर फफूंद उग जाता है, ठीक है, रोड वगैरह पे या कहीं पड़ा हुआ देखा होगा मैदान वगैरह में कि लकड़ी की छाल वगैरह, लकड़ी का कोई मटेरियल होता है तो उसमें फफूंद वगैरह लग जाते हैं, वो उसको डिग्रेड करते रहते हैं साथ साथ में ना। और तो ये डिग्रेड करने मतलब क्या, उसको सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में तोड़ेंगे। अब भाई लकड़ी किस चीज़ की बनी है, कार्बन की ना, वुड है, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन उसमें, तो मीथेन से प्रोड्यूस करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है, उसको डिग्रेड करेंगे, कार्बन वगैरह प्रोड्यूस करेंगे, उसको तोड़ देंगे एकदम। तो इसको बोलते हैं कैटाबॉलिज्म। क्या बोलते हैं, कैटाबॉलिज्म। बैक्टीरिया फंगल एंजाइम्स डिग्रेड डाइट्राइटिस इनटू सिंपलर इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, द प्रोसेस कॉल्ड कैटाबॉलिज्म। और अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियो की अपडेट आपको टाइम पे मिलती रहे। और जो भी आपकी क्वेरी या डाउट है वो आप यहाँ पे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं ह्यूमिफिकेशन की। अब ये सॉइल में जो है डेड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म जब मिलेगा ना, तो इसके सिंपलर जो भी मिनरल्स वगैरह होते हैं जब वो सॉइल में मिलते हैं तो क्या बनता है, ह्यूमस बन जाता है। क्या बनता है, ह्यूमस, ठीक। तो यहाँ पे ह्यूमस का फॉर्मेशन हो जाएगा, ह्यूमिफिकेशन होगा। एनर्जी फ्लो है, और तो ये डिग्रेड करने मतलब क्या, उसको काफ़ी बड़े बड़े डायग्राम लिख दिए हैं। एनर्जी फ्लो के बाद क्या है, वुड है, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन, या क्या क्या डायग्राम दिए, इकोलॉजिकल पिरामिड दिए हुए हैं चैप्टर में। ये पिरामिड बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम में आते हैं, इकोलॉजिकल पिरामिड, इसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। लोड हो रहा है अभी तो काफ़ी डायग्राम जो है ना। और अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियो की अपडेट आपको टाइम पे मिलती रहे। टाइम कितना हो गया बच्चा, और जो भी आपकी क्वेरी या डाउट है वो आप यहाँ पे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक, बात करते हैं ह्यूमिफिकेशन की। अब ये तो ये ह्यूमिफिकेशन का जो प्रोसेस है, तो इसके सिंपलर जो भी मिनरल्स वगैरह होते हैं जब वो सॉइल में मिलते हैं, ह्यूमिफिकेशन ऑन मिनरलाइज, ह्यूमिफिकेशन में क्या होगा, एक्युमुलेशन ऑफ डार्क कलर्ड एमॉर्फस सब्सटेंस, जिसको हम लोग ह्यूमस बोलते हैं। कोई चीज़ सड़ने गड़ने लगती है ऐसे नेचर में तो फिर क्या होती है, वो सॉइल में जो है एक डार्क कलर के सब्सटेंस में आ जाती है, उसको हम लोग बोलते हैं ह्यूमस ना। देखा होगा आपने, जैसे या जंगलों में देखा जाए तो जो पेड़ की पत्ती वगैरह जैसे गिरती हैं, ठीक है, तो मिट्टी में मिलती हैं और धीरे धीरे वो एक डार्क कलर का खाद जैसा, जैसे कहते हैं खाद, खाद जैसा जो सब्सटेंस ना बना लेती हैं, ठीक। तो इसको हम लोग बोलते हैं ह्यूमस। एकदम ब्लैक कलर का बिल्कुल सब्सटेंस बना लेंगी, मिट्टी में गिरेंगी, ठीक है, जब पेड़ की पत्ती वगैरह मिट्टी में जब गिरेंगी और पेड़ की पत्ती या टहनी या कोई डेड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म है तो वो जब मिट्टी में मिलता है तो एकदम कुछ समय बाद क्या होता है, एकदम डार्क कलर का हो जाता है, एकदम काला कलर का हो जाता है, बिल्कुल समझ ही नहीं आता क्या है ना। तो इस तरह का आपने देखा होगा कोई चूहे या बिल्ली की डेड बॉडी भी धीरे धीरे वो ब्लैकिश होने लगती है, ठीक है, फाइल मिलती आती है वो ब्लैकिश होने लगती है सब चीज़ें। तो इसको बोलते हैं हम लोग ह्यूमस, ठीक है, जब वो मिट्टी में मिलने लगेगा। और ये हाईली रेजिस्टेंस होता है माइक्रोबियल एक्शन के लिए एंड अंडरगोज डिकम्पोजिशन टू एन एक्सट्रीमली स्लो रेट, ठीक है। ह्यूमस जो होता है इसमें क्या होता है, फिर डिकम्पोजिशन स्लो हो जाता है ना, ये बहुत टाइम के बाद फिर डिग्रेड होता है ना। तो ह्यूमस जब बन जाएगा तो उसमें क्या होगा, माइक्रोबियल एक्शन जो होगा उसमें फिर पॉसिबल नहीं होता और वो काफ़ी टाइम उसका डिकम्पोजिशन बहुत स्लो पड़ जाता है। तो बीइंग कोलाइडल इन नेचर इट्स सर्व एज अ रिजर्वायर ऑफ न्यूट्रिएंट्स, इसका नेचर कैसा, कोलाइडल, ये याद रखना है, कोलाइडल नेचर का होता है, रिजर्वायर फॉर न्यूट्रिएंट्स काम करता है। और इसके बाद है नेक्स्ट मिनरल। तो मेन ह्यूमस क्या है कि जब भी कोई भी डेड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म है वो सॉइल में मिलता है तो धीरे धीरे वो ब्लैकिश कलर का होने लगता है, अमॉर्फस सब्सटेंस बन जाता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं ह्यूमस। ह्यूमस के बाद आता है मिनरलाइजेशन। मिनरलाइजेशन क्या होता है, द ह्यूमस इज डिग्रेडेड बाय सम माइक्रोब्स एंड रिलीज इन ऑफ इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स अकर बाय द प्रोसेस नोन एज मिनरलाइजेशन। ह्यूमस जो है वो डिग्रेड होगा, ठीक है, कुछ माइक्रोब्स होंगे उसको इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स वगैरह में डिग्रेड कर देंगे, ठीक। तो इसको बोलते हैं हम लोग मिनरलाइजेशन, उसको फिर और ज़्यादा ब्रेक डाउन उसका होगा नेचर में और फिर वो क्या बन जाएगा, मिनरल के फॉर्म में ब्रेक डाउन उसका हो जाएगा, तो इसको हम लोग बोलते हैं मिनरलाइजेशन। ये हाईली रेजिस्टेंस होता है माइक्रोबियल एक्शन के लिए एंड अंडरगोज डिकम्पोजिशन टू एन एक्सट्रीमली स्लो। हाँ, यहाँ पे अक्सर आता है कि कौन से फैक्टर जो होते हैं वो डिकम्पोजिशन को अफेक्ट करते हैं, तो ये याद रखना है, ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि कौन से फैक्टर डिकम्पोजिशन को अफेक्ट करते हैं। डिकम्पोजिशन जो होता है ऑक्सीजन रिक्वायरिंग प्रोसेस, उसमें ऑक्सीजन जो है यूज़ होती है, यूटिलाइज होती है, क्योंकि ऑक्सीजन चीज़ों को तोड़ती है ना, ऑक्सीजन क्या करती है, ऑक्सीडेशन करती है, चीज़ों को तोड़ती है, तो ये डिकम्पोजिशन जो है ऑक्सीजन इसमें रिक्वायरमेंट होती है। और
केमिकल कंजम्पशन ऑफ डेट्राइटस क्लाइमेटिक फैक्टर ना, डिकम्पोजिशन का जो रेट होता है ये किस पे डिपेंड करता है, ये भी पूछा जाता है। डिकम्पोजिशन का रेट किस पे डिपेंड करता है, तो केमिकल कंपोजिशन पे और क्लाइमेटिक फैक्टर्स पे, इन सब चीज़ों पे डिपेंड करता है। क्लाइमेटिक फैक्टर ना, जैसे कभी कभी डिकम्पोजिशन का रेट स्लोअर हो जाता है ना, बारिश वगैरह में या ठंडी में क्या होगा, डिकम्पोजिशन स्लो होगा ना। कभी बहुत ठंडी पड़ने लगी या क्या बारिश वगैरह बहुत ज़्यादा रही तो फिर वहाँ पे स्लो हो जाता है डिकम्पोजिशन। लिग्निन एंड काइटिन, डेट्राइटस क्या होता है, रिच होता है लिग्निन और काइटिन में ना। अगर जैसे प्लांट्स वगैरह हैं या एनिमल्स, तो एनिमल में बोन वगैरह जैसे पार्ट होते हैं ना, या कोई इंसेक्ट है उसका काइटिन होती है उसके ऊपर, फंगस है उसके ऊपर काइटिन होती है, और लिग्निन होते हैं प्लांट्स में। तो इन सब चीज़ें, ये सब मटेरियल अगर प्रेजेंट है, ये सब सब्सटेंस प्रेजेंट है डेट्राइटस में, तो फिर क्या होगा, उसका डिकम्पोजिशन स्लो हो जाएगा। तो कंपोजिशन पे भी डिपेंड करता है डिकम्पोजिशन का रेट। यानी कोई ऐसा हार्ड सब्सटेंस अगर प्रेजेंट है डेट्राइटस में, तो उसका डिकम्पोजिशन फिर धीरे धीरे होगा, वो धीरे धीरे स्मॉल पार्टिकल्स में टूटेगा। डेट्राइटस में नाइट्रोजन बहुत ज़्यादा होती है, वाटर सॉल्युबल सब्सटेंसेस जैसे कि सुगर्स वगैरह, ये सब बहुत हाई अमाउंट में होते हैं। और टेम्परेचर, ठीक है, तो ये सब चीज़ें जब हाई अमाउंट में है ना, और नाइट्रोजन भी ज़्यादा है, तो टेम्परेचर और सॉइल मॉइस्चर जो होता है ये भी एक क्लाइमेटिक फैक्टर है और इसके डिकम्पोजिशन को रेगुलेट करता है। ठीक है, तो टेम्परेचर होगा और सॉइल मॉइस्चर, यानी टेम्परेचर जैसे ठंडी हो गई तो ठंडी में क्या होती है, चीज़ें बहुत धीमे धीमे डिकम्पोज होती हैं ना, कोल्ड वगैरह में। और सॉइल मॉइस्चर, सॉइल में मॉइस्चर ज़्यादा होगा, ठीक है, तो भी डिकम्पोजिशन क्या हो जाएगा, स्लो पड़ने लगेगा। और ठीक है, अगर गर्म इन्वायरमेंट है, थोड़ी सी मॉइस्ट इन्वायरमेंट है, यानी थोड़ा बहुत नॉर्मल क्या है उसमें सॉइल में मॉइस्चर है, तो यहाँ पे डिकम्पोजिशन नॉर्मल होता है। ठीक है, और लो टेम्परेचर में, यानी बताया था कोल्ड की कंडीशन जब हो जाती है, बहुत लो टेम्परेचर हो गई ना, कूल कंडीशन बहुत टेम्परेचर जोन वगैरह इलाके जो हो गए, और एनरोबायोसिस में, यानी ऑक्सीजन की यहाँ पे कमी हो गई, ठीक है, उसमें आसपास के इन्वायरमेंट में, तो उस कंडीशन में भी क्या होता है, डिकम्पोजिशन इनहिबिट कर जाता है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, डिकम्पोजिशन किन किन चीज़ों पे डिपेंड करता है। तो डिकम्पोजिशन क्या किस किस चीज़ पे डिपेंड करता है, ऑक्सीजन पे, ऑक्सीजन अवेलेबल है कि नहीं, अगर ऑक्सीजन अवेलेबल होगी तो डिकम्पोजिशन तेज़ी से होगा। ठीक है, और दूसरा किस चीज़ पे डिपेंड करता है, क्लाइमेटिक फैक्टर्स, जैसे कि टेम्परेचर पे। टेम्परेचर अगर क्या होगा, कम होगा, ठीक है, तो डिकम्पोजिशन धीमे होगा, स्लो होगा, और टेम्परेचर अगर ज़्यादा होगा तो क्या होगा, डिकम्पोजिशन तेज़ी से होगा। मॉइस्चर पे भी डिपेंड करता है, सॉइल मॉइस्चर अगर मॉडरेट है तो डिकम्पोजिशन अच्छे से होगा। और यहाँ पे वार्म और मॉइस्ट इन्वायरमेंट में डिकम्पोजिशन तेज़ी से होता है, लो टेम्परेचर, और अगर क्या है वहाँ पे कमी है किसी चीज़ की, ऑक्सीजन वगैरह की कमी है, तो डिकम्पोजिशन स्लो हो जाता है। लिग्निन और काइटिन, ठीक है, अगर ये रिच है डेट्राइटस में, तो फिर वहाँ पे क्या होगा, स्लो हो जाएगा डिकम्पोजिशन ना। और नाइट्रोजन और वाटर सॉल्युबल सुगर्स, ये सब चीज़ें ज़्यादा हैं तो क्विकर होगा ना, तेज़ी से होगा डिकम्पोजिशन। तेज़ी से कब होगा, जब नाइट्रोजन होगा और सुगर्स होंगे तब तेज़ी से होगा। ठीक है, क्योंकि शुगर वगैरह में क्या होता है, बैक्टीरिया तेज़ी से ग्रो कर लेते हैं, तो डिकम्पोजिशन भी तेज़ी से होने लगेगा। तो अभी हमने देखा ये डिकम्पोजिशन का पूरा प्रोसेस। यहाँ पे इसका डायग्राम है ना, जैसे ये ट्री है, ठीक है, ये पेड़ है, पेड़ से पत्ती गिरी, ठीक है, ये लीफ फॉल हुई, और लीफ फॉल ग्राउंड पे, तो अर्थवर्म वगैरह इसको, इंसेक्ट जो है इसको ईट कर रहे हैं, ठीक है, उसका एकदम यहाँ पे एकदम लिक्विड फॉर्म में आ गया, डिकम्पोज हो गया ना। ठीक है, फंगस वगैरह भी इस पर ग्रो कर जाएंगे, इसको और ज़्यादा डिकम्पोज कर देंगे, तो रिच में सॉइल में मिला देंगे, मिट्टी में मिला देंगे, तो इससे क्या हो जाएगी, सॉइल रिच हो जाएगी, और फिर से वापस, ठीक है, फिर जब नया ट्री उगेगा तो उसको सॉइल से क्या होगा, न्यूट्रिएंट्स वगैरह मिलेंगे, तो नया ट्री जब होगा तो उसको सॉइल से न्यूट्रिएंट्स वगैरह मिल जाएंगे। नेक्स्ट अब हम लोग बात करते हैं एनर्जी फ्लो की, ठीक है, कि एनर्जी फ्लो किस तरह से होता है ना, ये भी हम लोग देखते हैं एनर्जी फ्लो किस तरह से होता है। और एक चीज़ एनर्जी फ्लो किस तरह से होता है, एनर्जी फ्लो में, तो ये चीज़ आपको भी बताई थी, एनर्जी फ्लो किस तरह से होगा, कि जैसे प्रोड्यूसर्स हैं, ठीक है, सबसे पहले प्लांट्स हैं, तो प्लांट जो होते हैं, यहाँ पे अलग अलग चीज़ें लिखी हुई पहले ही बहुत ज़्यादा इन्होंने एग्जाम्पल दे दिया कि इसका वाटर वगैरह का। तो पहले हम लोग बेसिक एग्जाम्पल लेते हैं ना, ग्रीन प्लांट इकोसिस्टम यहाँ से, ठीक है, बेसिक बेसिक चीज़ें लेके चलते हैं।
एनर्जी फ्लो किस तरह से होगा, प्रोड्यूसर सबसे पहले प्लांट्स होते हैं, ठीक है, प्लांट जो होते हैं वो एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, वो एनर्जी क्या करते हैं, उसको यूज़ करते हैं और अपना फूड वगैरह प्रोड्यूस करते हैं। तो सनलाइट का यूज़ करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं। तो सनलाइट से जब प्रोड्यूसर फोटोसिंथेसिस करेंगे तो जो फोटोसिंथेसिस में जो ग्लूकोज वगैरह बनेगा, ठीक है, ग्लूकोज बनेगा यानी उसका फूड जो बनेगा, उसका उससे क्या होता है कि जो सनलाइट जिसको उन्होंने ऑब्जर्व किया था प्लांट्स ने, तो उस सनलाइट को वो केमिकल फॉर्म में स्टोर कर लेते हैं, ग्लूकोज के फॉर्म में फोटोसिंथेसिस करके। फिर उसको जब कोई हेटरोट्रॉफ वगैरह जो होते हैं वो उसको ईट करते हैं, ठीक है, प्रोड्यूसर को, प्लांट वगैरह को। तो कंज्यूमर या हेटरोट्रॉफ जो जिन्होंने ईट किया, ठीक है, उनको हम कंज्यूमर बोलेंगे। प्रोड्यूसर को ईट करने वाले को या प्रोड्यूसर पर डिपेंड जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको कंज्यूमर बोलते हैं या हेटरोट्रॉफ्स बोलते हैं। प्रोड्यूसर्स को हम लोग ऑटोट्रॉफ बोलते हैं। प्लांट वगैरह जो होती है प्रोड्यूसर होते हैं, इनको हम लोग ऑटोट्रॉफ बोलते हैं। वाटर में प्रोड्यूसर क्या होते हैं, जो एक्वाटिक प्लांट्स होते हैं। एक्वाटिक प्लांट्स के अलावा वहाँ पे फाइटोप्लैंक्टन वगैरह वो भी प्रोड्यूसर्स होते हैं ना। तो ये जो जितने भी प्रोड्यूसर्स हैं ना, इनको ईट करने वालों को हम लोग कंज्यूमर बोलते हैं। और कंज्यूमर कैसे हो गए, जैसे हर्बीवोर्स हो गए ना, हर्बीवोर्स हो गए, हर्बीवोर्स में कैटल्स वगैरह हो गए, या कैटल्स को जो लोग ईट कर रहे हैं, जैसे कैटल्स को कौन ईट करते हैं, लॉयन वगैरह होते हैं, शेर, ठीक है, वो ईट कर जाते हैं। वुल्फ हो गए ना, ये सब क्या हो गए, कंज्यूमर्स, ये डिफरेंट लेवल के कंज्यूमर्स में आ जाते हैं ना। हर्बीवोर्स जैसे कि कैटल वगैरह हो गए, ठीक है, वो प्लांट्स को ईट कर रहे हैं तो हर्बीवोर्स। और इसके बाद जैसे हम लोग यहाँ पे बनाएगा, प्रोड्यूसर सबसे नीचे बनता है, उसके ऊपर कंज्यूमर जो प्रोड्यूसर को ईट कर रहा है, ठीक है। कंज्यूमर कंज्यूमर में अलग अलग लेवल होते हैं। फिर कंज्यूमर के ऊपर डिकम्पोजर वर्क करते हैं, और डिकम्पोजर क्या करते हैं, कंज्यूमर जब डेड हो जाएगा तो डिकम्पोजर की बॉडी को डिजनरेट कर देंगे, उसको तोड़ देंगे, ठीक है, डिग्रेड कर देंगे। तो प्रोड्यूसर प्लांट्स वगैरह होते हैं, और फिर उसको ईट करते हैं। ग्रास होपर जैसे ईट किया ग्रास होपर को तो वो कंज्यूमर हो गया, ग्रास होपर को फ्रॉग ने ईट किया वो कंज्यूमर हो गया, फ्रॉग, ठीक है। प्राइमरी सेकेंडरी कंज्यूमर फ्रॉग हो गया, ठीक है। प्राइमरी कंज्यूमर कौन हुआ, ग्रास होपर, क्योंकि उसने प्लांट को ईट किया था, ठीक है। और सेकेंडरी कंज्यूमर कौन हुआ, फ्रॉग हुआ, ठीक है, उसने किसको ईट किया था, ग्रास होपर को, ठीक है। और फिर फ्रॉग को किसने ईट किया, स्नेक ने, तो स्नेक क्या हो गया, टर्शरी कंज्यूमर हो गया, ठीक है। तो इस तरह से अलग अलग कंज्यूमर, अलग अलग लेवल के कंज्यूमर होते हैं, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी, है ना। तो ये अलग अलग लेवल के कंज्यूमर होते हैं। और सबसे लास्ट में आते हैं डिकम्पोजर। जब ये सारे ऑर्गेनिज्म मर जाएंगे, डेथ हो जाएगी इनकी, तो ये डिकम्पोजर होंगे, वो क्या कर देंगे, उसको डिकम्पोज कर देंगे, उनकी बॉडी को डिकम्पोज कर देंगे और न्यूट्रिएंट के एक तरह से रिसाइकलिंग कर देंगे। नेक्स्ट इसके बाद क्या है इसमें, तो यही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है। प्रोड्यूसर्स क्या होते हैं, ग्रीन प्लांट जो होते हैं प्रोड्यूसर्स होते हैं ना, हर्बेशियस और वुडी प्लांट्स यहाँ पे दिया हुआ है ना। एक्वाटिक इकोसिस्टम होगा तो बताया था कि फाइटोप्लैंक्टन्स वगैरह, एल्गी और हायर प्लांट्स जो होते हैं ना, ये सब होते हैं, ठीक है। एक्वाटिक इकोसिस्टम में फाइटोप्लैंक्टन्स, एल्गी और हायर प्लांट्स। फिर इसके बाद है कंज्यूमर्स। कंज्यूमर क्या होते हैं, जो प्लांट्स पे डिपेंड रहते हैं, ऑल एनिमल डिपेंड्स ऑन प्लांट, ठीक है, फॉर देयर नीड्स, ये कंज्यूमर होते हैं। और उनको हेटरोट्रॉफी बोलेंगे। सबसे पहले प्राइमरी कंज्यूमर कौन होंगे, जो प्लांट्स वगैरह को ईट करते हैं, जैसे ग्रास हॉपर हो गए ना। सेकेंड या गोट हो गई, ये प्राइमरी कंज्यूमर, ये भी तो खाती है, ग्रास खाती है गोट, ठीक है। तो गोट भी क्या हो गई, गोट, काऊ, ये सब क्या हो गया, ग्रास खा रहे हैं, तो प्राइमरी कंज्यूमर। फिर मैन जो है सेकेंडरी कंज्यूमर हो गया, वो गोट वगैरह को खाता है, नॉन वेजिटेरियन जो होते हैं ना, ठीक। तो या लॉयन हो गया, वो सेकेंडरी कंज्यूमर हो जाएगा, जो भी गोट वगैरह को कैटल्स को खा रहा होगा, ये सेकेंडरी कंज्यूमर हो गए। तो इकोलॉजिकल पिरामिड्स, ये क्या होते हैं, जब भी हम इकोसिस्टम को, किसी भी पर्टिकुलर जगह के इकोसिस्टम को ग्राफिकल वे में प्रेजेंट करते हैं, तो या ग्राफिकल फॉर्म में प्रेजेंट करते हैं, तो इसको हम लोग इकोसिस्टम पिरामिड बोलते हैं या इकोलॉजिकल पिरामिड बोलते हैं। और इसको अल्टोनियन पिरामिड बोला जाता है, अल्टोनियन पिरामिड, क्योंकि इसकी डिस्कवरी अल्टोन नाम के एक साइंटिस्ट ने इसकी डिस्कवरी की थी। इसकी तो यहाँ पे इसका नाम क्या है, अल्टोनियन पिरामिड भी इसको कहा जाता है, इकोलॉजिकल पिरामिड को। और इसमें हम लोग किसी एक पर्टिकुलर जगह के, कोई पर्टिकुलर लोकेलिटी के इकोसिस्टम को रिप्रेजेंट करते हैं। अभी यहाँ पे इसका शेप जो होता है पिरामिड का, ठीक है, ये पिरामिड का जैसे आप शेप जानते हैं, पिरामिड का किस तरह का होता है, ऊपर से शार्प होता है, नीचे बेस जो होता है थोड़ा चौड़ा होता है, ब्रॉड होता है बेस, और ठीक है, बेस कैसा होता है, ब्रॉड, और एपेक्स जो होता है वो नैरो होता है। बेस होता है ब्रॉड, एपेक्स होता है नैरो। ये चीज़ याद रखनी है कि जब भी हम लोग पिरामिड की बात करते हैं तो पिरामिड का बेस जो हम लोग ब्रॉड बनाते हैं, ठीक है, ये हमने बेस ब्रॉड बनाया और ऊपर से क्या बनाया, इसको नैरो बनाया। और इससे हम लोग रिलेशनशिप बताते हैं ऑर्गेनिजम्स के बीच में, ठीक है, एट डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल ना, कि अलग अलग ट्रॉफिक लेवल पे अलग अलग जो है
जिसके ट्रॉफिक लेवल है, अलग अलग स्टेप्स जो है, जैसे प्रोड्यूसर है, प्राइमरी कंज्यूमर है, ठीक है, सेकेंड यानी प्रोड्यूसर कंज्यूमर है, तो इनमें आपस में रिलेशनशिप कैसे हैं ना, कौन किसको ईट कर रहा है, किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो हम लोग इकोलॉजिकल पिरामिड से क्या बताते हैं कि ऑर्गेनिजम्स के बीच में कैसे रिलेशनशिप है और वो कैसे एक दूसरे को ईट कर रहे हैं, किस तरह से एक दूसरे पर डिपेंडेंट है। और ये जो रिलेशनशिप होता है इसको हम लोग बताते कैसे, तो नंबर, बायोमास और एनर्जी के फॉर्म में, ठीक है। इस रिलेशनशिप को हम लोग कैसे बताते हैं, ऑर्गेनिज्म के नंबर के अकॉर्डिंग या उसके बायोमास के अकॉर्डिंग या एनर्जी के अकॉर्डिंग ना। तो इस तरह से हम लोग एक्सप्रेस करते हैं इकोलॉजिकल पिरामिड के रिलेशनशिप को। और यहाँ पे जैसे क्या है, प्रोड्यूसर है तो प्रोड्यूसर बहुत ज़्यादा है, ठीक। हम लोग ग्रासलैंड का जैसे एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पे कहीं हो सकता है डायग्राम बना हो। ग्रासलैंड में ग्रासेस क्या होती हैं, बहुत ज़्यादा होती हैं, तो ग्रासलैंड में ग्रासेस बहुत ज़्यादा होती हैं, तो ये पूरा यहाँ पे क्या आ जाएगा, जैसे घास का मैदान है तो ग्रासेस बहुत ज़्यादा है, तो प्रोड्यूसर यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। इसके ऊपर फिर हम लोग बात करते हैं प्राइमरी कंज्यूमर की ना। यहाँ पे इसने नंबर ऑफ इंडिविजुअल लिख दिया कि ग्रासेस क्या है, 5842 है, ठीक है। प्राइमरी कंज्यूमर, अब ग्रास को कौन खाता है, ग्रास हॉपर ईट करते हैं ग्रास को, तो ग्रास हॉपर जो होते हैं वो ग्रास को ईट करते हैं, और इनके नंबर कितने हैं, 7,08,000 है। ये 5,08,000 था, 5,08,042,842,000 ना, इस तरह से था, 5 मिलियन था ये, यानी 58 लाख का अप्रॉक्स था। और ये कितना है, 7 लाख का अप्रॉक्स है ना, 708,000। और फिर उसके बाद सेकेंडरी, ये ऐसे ही नंबर, ये जो है क्या किया गया, ये इसको यहाँ पे जो लिखा गया है नंबर, तो ये सपोज किया गया इतने नंबर होंगे, ठीक है। बहुत एकदम कोई एक्यूरेट डेटा नहीं किसी जगह का। तो यहाँ पे ये बस रिसर्च है कि 6 बिलियन प्लांट पे जैसे रिसर्च की गई, तो हमें क्या डेटा देखने को मिला, वो उस तरह का डेटा है ये ना। प्राइमरी कंज्यूमर जो होते हैं ये कितने हैं, 7,08,000 यहाँ पे प्राइमरी कंज्यूमर दिए हुए हैं। यानी जो टिड्डे हैं वो घास से तो कम ही होंगे टिड्डे, ठीक है, जितने भी होंगे उनकी पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा तो भी नहीं कि जितनी घास है मैदान में, घास तो बहुत सारी होती है मैदान में। तो प्राइमरी कंज्यूमर हो गए ये टिड्डे यानी ग्रास हॉपर, जो इसको ईट करते हैं ग्रासेस को। और फिर ग्रास हॉपर को कौन ईट करता है, ग्रास हॉपर को फ्रॉग ईट करता है। तो सेकेंडरी कंज्यूमर क्या हो गया, फ्रॉग हो गया। फ्रॉग जो होते हैं अक्सर मैदान वगैरह में, खेत वगैरह में देखने को मिलते हैं, और ये टिड्डों को खाते हैं, तो ये सेकेंडरी कंज्यूमर हो गए। इसके अलावा सेकेंडरी कंज्यूमर के बाद क्या है, टर्शियरी कंज्यूमर, जैसे कोई यहाँ पे, अच्छा ये इसके बाद सांप, ठीक है, ये सांप क्या है, इस मेढक को खा जाएगा, ठीक है, तो ये टर्शियरी कंज्यूमर हो गया ना। तो सांप, कुछ सांप भी देखने को मिलेंगे हमें यहाँ पे ग्रासलैंड में, कुछ सांप भी देखने को मिलेंगे, तो ये टर्शियरी कंज्यूमर हो गया। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं, या यहाँ पे क्या था, घास थी और इस पे खरगोश थे, और खरगोश को सांप ने खाया, सांप को फिर मोर ने, तो इस तरह से ये टर्शियरी कंज्यूमर मोर हो गया। तो ये अलग अलग जो है यहाँ पे क्या होते हैं, ये ट्रॉफिक लेवल्स हैं, और हर एक ट्रॉफिक लेवल पे नंबर के अकॉर्डिंग हम लोग देखेंगे। ग्रासलैंड की बात कर रहे हैं, ग्रासलैंड की बात कर रहे हैं और नंबर के अकॉर्डिंग देख रहे हैं, तो प्रोड्यूसर के नंबर सबसे ज़्यादा होते हैं, उससे कम प्राइमरी कंज्यूमर, उससे कम सेकेंडरी कंज्यूमर, और सबसे कम टर्शियरी कंज्यूमर, इस तरह से होता है। फिर नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं यहाँ पे, तो क्या है, पिरामिड ऑफ मास ग्रासलैंड इकोसिस्टम। ये पिरामिड ऑफ नंबर है, ठीक है। अगर पिरामिड ऑफ नंबर आएगा तो आपको ये बनाना है ग्रासलैंड इकोसिस्टम में, बोर्ड में ही आता है। 3 टॉप कार्निवोर्स इसमें दिखाए गए हैं, ठीक है। हम लोग मोर को समझ सकते हैं, या हम लोग उसको समझ सकते हैं, सांप को, ठीक है, टॉप कार्निवोर में ले सकते हैं। नियरली 6 मिलियन प्लांट्स, 6 मिलियन के अप्रॉक्स यहाँ पे प्लांट दिखाए गए हैं, ठीक है। इस तरह से ये अपराइट पिरामिड बनता है नंबर का, पिरामिड ऑफ नंबर का। इन्वर्टेड पिरामिड भी हो सकता है पिरामिड ऑफ नंबर का। जैसे हम लोग बात करते हैं, अगर इन्वर्टेड कब होगा, अगर हम लोग बात करेंगे किसी एक ट्री की ना, ट्री की अगर बात करेंगे तो उल्टा पिरामिड बनेगा। क्यों ट्री में उल्टा पिरामिड क्यों बनेगा, क्योंकि ट्री में पेड़ तो एक ही होता है। अगर हम ट्री की जैसे बात करें तो पेड़ तो एक ही है, ठीक है। फिर उसके ऊपर बर्ड्स वो कई सारी हैं, बर्ड्स तो कई सारी हैं इसके ऊपर, ठीक है, बर्ड्स कई सारी, यहाँ पे बी लिख देते, बनाना थोड़ा पॉसिबल नहीं है इसमें, बी लिख दे रहे, बर्ड्स कई सारी हैं। फिर इसके ऊपर जो है, बर्ड के ऊपर कई सारे इंसेक्ट्स वगैरह होंगे, कई सारे कह सकते हैं हम लोग पैरासाइट्स होंगे, ठीक है। कई सारे पैरासाइट जैसे जू होती है, लीचेस वगैरह, लीच, या हम लोग कह सकते हैं कि उसमें लीच तो नहीं ना, वो अलग चीज़ है, जो उसके इंसेक्ट्स जो उसके ऊपर होते हैं, पैरासाइट, जनरली पैरासाइट हम लोग बोल देते हैं, ठीक है। पैरासाइट्स वगैरह जो होंगे, या बैक्टीरिया, अच्छा इसके ऊपर पैरासाइट जो भी होंगे, इंसेक्ट छोटे छोटे इंसेक्ट्स होते हैं, तो ना आर्थ्रोपोड वगैरह होते हैं, तो इसके ऊपर जो कुछ भी क्या होंगे, ये है बर्ड्स के ऊपर पैरासाइट थे, और पैरासाइट के ऊपर फिर बैक्टीरिया छोटे छोटे से थे, ठीक है, बैक्टीरिया वगैरह होते हैं ना, बैक्टीरिया हो गए। तो
इस तरह से क्या है, नंबर बढ़ता जा रहा है ना। ट्री तो एक ही था, लेकिन ट्री के ऊपर बर्ड्स कई सारी, फिर बर्ड्स के ऊपर भी कई सारे इंसेक्ट, छोटे छोटे तो जो इंसेक्ट्स थे, पैरासाइट्स थे, वो बहुत सारे हो गए ना, जूम वगैरह जैसी होती है। फिर उसके ऊपर क्या, बहुत सारे जो है बैक्टीरिया है ना, क्योंकि उस जू के गट में भी, या जो बैक्टीरिया, तो मिलियंस ऑफ बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है, कहीं भी अगर प्रेजेंट होते हैं, हम लोग के गट में देखें, या किसी बर्ड की गट में देखें, या किसी हम लोग उसके गट में देखें, क्या कहते हैं, गट मतलब जो एलिमेंट्री कैनाल वगैरह होती है, या बॉडी पे भी देख सकते हैं, तो पैरासाइट के गट में या पैरासाइट की बॉडी में बहुत सारे बैक्टीरिया होंगे, ठीक है। तो बैक्टीरिया वो के नंबर बहुत ज़्यादा होते हैं, तो ये इन्वर्टेड पिरामिड बन जाता है। ट्री का पिरामिड किस तरह से आ जाता है, इन्वर्टेड आ जाता है। तो पिरामिड ऑफ नंबर सीधा भी बन सकता है, अपराइट भी, और इन्वर्टेड भी बन सकता है। नेक्स्ट हम लोग, तो पिरामिड, हम लोग पिरामिड के बारे में क्या पढ़ा था, पिरामिड जो है ग्राफिकल रिलेशनशिप होती है, ठीक है। और किसके बीच में ग्राफिकल रिलेशनशिप है, ये प्रोड्यूसर और कंज्यूमर के बीच में ग्राफिकल रिलेशनशिप होती है, कि किस तरह से दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। प्रोड्यूसर कंज्यूमर के ऊपर, कंज्यूमर प्रोड्यूसर के ऊपर कैसे डिपेंडेंट है, ठीक है। और उसके फिर कौन कौन से कंज्यूमर डिपेंडेंट होते हैं, क्योंकि कंज्यूमर भी अलग लेवल के होते हैं ना, कंज्यूमर अलग लेवल के होते हैं। प्राइमरी कंज्यूमर जो डायरेक्ट प्लांट को ईट करते हैं, डायरेक्ट जो हर्बीवोर होते हैं, ठीक है, उनको प्राइमरी कंज्यूमर कहते हैं, जो डायरेक्ट प्लांट खाते हैं, शाकाहारी होते हैं। सेकेंडरी कंज्यूमर क्या होते हैं, जो इन प्राइमरी कंज्यूमर को खाते हैं, जैसे मेढक है वो टिड्डों को खा रहा है, तो सेकेंडरी कंज्यूमर हो गया ना। जैसे नॉन वेजिटेरियन जो होते हैं ह्यूमन, ठीक है, इंसान जो नॉन वेजिटेरियन मैन होते हैं, तो वो किसको खाते हैं, कैटल्स वगैरह को, तो क्या हो गया, सेकेंडरी कंज्यूमर। और अच्छा, इंसान जो है वो सेकेंडरी भी हो सकता है, प्राइमरी भी, क्योंकि वेजिटेरियन भी तो लोग होते हैं, तो प्राइमरी कंज्यूमर भी हो सकते हैं ना। तो प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों तरह का हो सकता है ह्यूमन। और फिर है टर्शरी कंज्यूमर। अच्छा, कौवे वगैरह जो होते हैं ना, या भालू होते हैं, ये सब भी वेज भी चीज़ें खा लेते हैं और नॉन वेज भी खा लेते हैं, ठीक है, यानी प्लांट्स वगैरह को भी ईट करते हैं, सीड प्लांट्स, इस तरह की चीज़ों को भी, और जो होते हैं फ्लैश वगैरह भी ईट कर लेते हैं, तो ये सेकेंडरी कंज्यूमर भी है। फिर इसके बाद टर्शरी कंज्यूमर, टर्शरी कंज्यूमर में कौन आएगा, जैसे सांप वगैरह, तो सांप को कोई क्या खा रहा है, सांप को कोई मोर वगैरह मार देते हैं सांप को, या कोई बड़ी बर्ड होती है वो सांप को उठा ले जाती है, तो ये जो है टर्शरी कंज्यूमर, ठीक, इस कैटेगरी में आते हैं। तो कंज्यूमर में भी क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं कंज्यूमर, ये आपको याद रखना, कंज्यूमर डिफरेंट टाइप के होते हैं। नेक्स्ट इसके बाद हम लोग बात करते हैं यहाँ पे पिरामिड ऑफ बायोमास की, पिरामिड ऑफ बायोमास। तो तीन तरह के यहाँ पे पिरामिड है, इकोलॉजिकल पिरामिड, पिरामिड ऑफ नंबर है, पिरामिड ऑफ बायोमास है, और पिरामिड ऑफ एनर्जी है। तीन तरह के यहाँ पे पिरामिड होते हैं, पिरामिड ऑफ नंबर, बायोमास और एनर्जी। बेस पे होता है प्रोड्यूसर, अभी हमने देखा पिरामिड के सबसे नीचे प्रोड्यूसर था, फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल, फिर अपेक्स, टर्शरी या टॉप कंज्यूमर होते हैं। अपेक्स पे टर्शरी या टॉप कंज्यूमर, फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल पे या बेस पे प्रोड्यूसर है, अपेक्स या टर्शरी, अपेक्स पे या टॉप लेवल पे टर्शरी कंज्यूमर है। तो नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं पिरामिड ऑफ बायोमास की। तो पिरामिड ऑफ बायोमास में क्या है, प्रोड्यूसर, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर या टर्शरी कंज्यूमर, तो इस तरह से है। पिरामिड ऑफ बायोमास में ये हमें शार्प डिक्रीज देखने को मिलता है बायोमास में एट हायर ट्रॉफिक लेवल, ठीक है, यानी पिरामिड ऑफ बायोमास अपराइट भी बन रहा है और इन्वर्टेड भी बनेगा, ठीक है। यहाँ पे पिरामिड ऑफ बायोमास जो है ये अपराइट बन रहा है ना। तो ये हम लोग कैसे समझ सकते हैं, जैसे अभी ग्रास लैंड का हमने एग्जाम्पल लिया, तो वहाँ पे कितनी सारी ग्रासेस थी, तो उसका बायोमास बहुत ज़्यादा होगा ना। बायोमास होता है वेट, एक तरह से हम लोग कह सकते हैं वेट जो होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म का, तो प्लांट्स वगैरह का वेट कितना ज़्यादा होगा, ठीक है। फिर उससे कम अगर हम लोग देखते हैं किसको, ग्रास हॉपर को, तो उनका वेट और कम होगा। फिर उससे हम देखते हैं ग्रास हॉपर कौन ईट करता है, फ्रॉक्स, फ्रॉक्स को देखें तो उनका वेट, क्योंकि फ्रॉक्स और कम है तो उनका वेट भी और कम होगा क्यूमुलेटिव। फिर उसके बाद देखें अगर हम लोग ग्रास, ये फ्रॉग हो गया, फ्रॉग के बाद स्नेक, तो वो तो और कम होंगे ना ग्रास लैंड में, तो उनका वेट और कम हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि ये क्या वेट जो होता है, ड्राई वेट जिसको बोला है, यानी वाटर को हमने माइनस कर दिया वेट में से। जब वाटर को, किसी ऑर्गेनिज्म के वेट, टोटल वेट में से जब वाटर को माइनस कर देते हैं, वाटर के अमाउंट को या वाटर के वेट को, तो उसको बोलते हैं ड्राई वेट। क्या बोलते हैं, ड्राई वेट। ड्राई वेट क्या होता है फिर बता दे रहा है, जब किसी ऑर्गेनिज्म के, ठीक है, वेट में से हम लोग क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं ना वाटर के वेट को, तो उसको हम लोग बोलते हैं ड्राई वेट। और जो लोग इस सेशन को देख रहे हैं, सेशन को लाइक जरूर कीजिएगा, और ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोग को शेयर कीजिए। यहाँ पे हम आपको क्लास 12 में इवोल्यूशन के बारे में पढ़ा रहे हैं, और ये लेक्चर हम लोग एक शॉट में, सिंगल शॉट में कवर करेंगे। और अभी हम लोग इकोलॉजिकल पिरामिड पढ़ रहे हैं, तो आप इस सेशन में एंड तक बने रहिए। यहाँ पे कुछ ऐसे नोमोनिक आपको बताएंगे, कुछ ऐसी चीज़ें बताएंगे जो आपको इस चैप्टर को मेमोराइज रखने में आसानी करेंगी। तो आपको आसानी से ये चैप्टर मेमोराइज रहेगा, याद रहेगा, और आप एग्ज़ाम में अच्छे से कर पाएंगे। ये वीडियो बेसिकली बोर्ड
एग्ज़ाम्स वालों के लिए, जो लोग बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए वीडियो है। और नेक्स्ट यहाँ पे अब हम लोग देख रहे हैं पिरामिड ऑफ बायोमास। ठीक है, बायोमास जो होता है ना, तो इसका ये क्या बन रहा है, अपराइट पिरामिड। जैसे ग्रास लैंड बना रहे हैं तो अपराइट बन रहा है, और हम लोग दूसरा पिरामिड बनाते हैं तो इन्वर्टेड भी बनता है। ठीक है, बायोमास का पिरामिड इन्वर्टेड भी बन सकता है। इन्वर्टेड पिरामिड कब बनता है, जैसे हम पॉन्ड वगैरह का बनाते हैं ना, तो पॉन्ड में क्या होता है, पॉन्ड में जो होती हैं फिशेस, ठीक है, पॉन्ड में छोटे छोटे से क्या है, फाइटोप्लैंक्टन है, नंबर तो बहुत ज़्यादा है ना, छोटे छोटे फाइटोप्लैंक्टन होते हैं, यानी जो प्लांट्स होते हैं। ठीक है, कोई भी पॉन्ड के, तालाब, पॉन्ड मतलब तालाब, तो तालाब के कोई भी जो उसके प्लांट्स वगैरह, तो उनका ड्राई वेट उतना ज़्यादा नहीं होगा। या फाइटोप्लैंक्टन की अगर हम बात करेंगे तो उनका वेट उतना ज़्यादा नहीं होगा। फाइटोप्लैंक्टन क्या होते हैं, माइक्रोस्कोपिक प्लांट होते हैं फाइटोप्लैंक्टन। ठीक, तो ये जो छोटे छोटे प्लांट्स हैं इनका वेट तो उतना ज़्यादा नहीं होगा। फिर उसके बाद हम बात करते हैं कि इन छोटे छोटे प्लांट्स को कौन ईट करता है, जू प्लैंक्टन्स जो होते हैं ना, जू प्लैंक्टन यानी माइक्रोस्कोपिक एनिमल जो होते हैं, जू प्लैंक्टन बोलते हैं कैसे उनको। ठीक है, तो वो इनको ईट कर जाते हैं, फाइटोप्लैंक्टन को। तो अगर उनका वेट हम लोग कलेक्ट करके देखें तो उनका वेट भी जो है उतना ज़्यादा नहीं होगा, जू प्लैंक्टन का भी। फिर इस जू प्लैंक्टन को कौन ईट करता है, जू प्लैंक्टन को ईट करता है, जू प्लैंक्टन को कौन ईट करेगा, यहाँ पे स्मॉल फिशेस ना, स्मॉल एस लिख देते हैं, स्मॉल फिशेस ईट कर जाती हैं। ठीक है, तो अगर इनका वेट देखें तो इनका वेट थोड़ा ज़्यादा होगा स्मॉल फिशेस का, जू प्लैंक्टन से। और फिर अगर हम लोग देखें स्मॉल फिश को कौन ईट करता है, लार्ज फिशेस, तो बड़ी बड़ी फिश जो होती है उनका वेट तो और ज़्यादा होता है। ठीक है, तो फाइटोप्लैंक्टन वेट बहुत कम था, उसको ईट किया जू प्लैंक्टन ने, उनका क्यूमुलेटिव वेट फाइटोप्लैंक्टन से ज़्यादा ही था। ठीक है, फिर जू प्लैंक्टन को ईट किया छोटी छोटी फिशेस ने, उनका वेट जू प्लैंक्टन से ज़्यादा था। फिर स्मॉल प्लैंक्टन को ईट किया, सॉरी स्मॉल फिशेस को ईट किया लार्ज फिशेस ने, तो उनका वेट सबसे ज़्यादा लार्ज फिशेस का वेट ना। तो इस तरह से इन्वर्टेड पिरामिड बन जाता है, पॉन्ड का क्या बनता है, इन्वर्टेड पिरामिड बन जाता है। ठीक, और आप इस चैप्टर को पूरा एंड तक अटेम्प्ट करके देखिएगा। ठीक है, जब जितना पढ़ा रहे हैं उतना पूरा अटेंड कीजिएगा, तो उससे क्या होगा ना कि आप लोग जब क्वेश्चन वगैरह सॉल्व करने बैठेंगे अनसॉल्व वगैरह से, ठीक है, तो आप क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे और वो क्वेश्चन आपको समझ में भी आएंगे। तो इसलिए इस वीडियो में एंड तक बने रहिएगा और अच्छे से एक एक चीज़ आप मेमोराइज कर देखते रहिए, उसको मेमोराइज करते रहिए, और साथ में एक पेन, नोटबुक पेन लेके बैठा कीजिए, जिससे उसको कुछ अगर आपको इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लगे तो उसको आप नोट भी कर सकते हैं ना, जो चीज़ आपको ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगे वो आप नोट भी कर सकते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पे क्या, इन्वर्टेड पिरामिड, हमने दो पिरामिड देखे, ये बायोमास का पिरामिड जैसे नहीं अभी ये बताए थे, जू प्लैंक्टन वाला, फाइटोप्लैंक्टन और जू प्लैंक्टन, तो यहीं पे लिखा हुआ है फाइटोप्लैंक्टन 4, जू प्लैंक्टन 21, इस तरह से दिया हुआ है। तो इन्वर्टेड पिरामिड, बायोमास का इन्वर्टेड पिरामिड हो सकता है। ठीक है, एक अपराइट पिरामिड बनता है बायोमास का और एक इन्वर्टेड पिरामिड बनता है, दोनों तरह के पिरामिड बनते हैं। नेक्स्ट अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पे पिरामिड ऑफ एनर्जी की ना, पिरामिड ऑफ एनर्जी। अभी तक हमने देखा पिरामिड ऑफ नंबर, पिरामिड ऑफ बायोमास, अब हम देख रहे हैं पिरामिड ऑफ एनर्जी। पिरामिड ऑफ एनर्जी जो होता है ये हमेशा अपराइट पिरामिड बनता है। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे 10% लॉ भी लगता है ना, एक 10% लॉ होता है वो यहाँ पे अप्लाई होता है। तो असल में होता क्या है पिरामिड ऑफ एनर्जी, ये देख लेते हैं। जब प्लांट जो फोटोसिंथेसिस करते हैं, प्लांट क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस। अब प्लांट किस उस लेवल पे होता है, प्रोड्यूसर में होता है। ठीक है, प्रोड्यूसर के लेवल पर होता है। मान लो हम ग्रास इकोसिस्टम लेके चल रहे हैं, ठीक है, ग्रास लैंड, कोई भी इकोसिस्टम लेके चलेंगे, ग्रास लैंड, पॉन्ड, कोई भी लेके चलेंगे, पिरामिड ऑफ एनर्जी हमेशा ऊपर की तरफ बनेगा, क्योंकि ऊपर के साइड इसका अमाउंट कम होता जाएगा। हमेशा एनर्जी जो होती है ना वो अपवर्ड क्या होती है, डिक्रीज होती जाती है, एनर्जी अपवर्ड डिक्रीज होती जाती है। तो यहाँ पे इसका कैसा बनेगा, पिरामिड ऑफ एनर्जी जो होगा ये अपवर्ड बनेगा। और यहाँ पे ये सनलाइट है, ठीक है, सनलाइट है, सनलाइट आ रही है, ठीक है, थोड़ा सा सन अजीब सा बन रहा है। ठीक है, सनलाइट आ रही है यहाँ पे। तो सनलाइट जब इस प्रोड्यूसर ने ली, ठीक है, प्लांट्स ने जब सनलाइट ली, तो ये जो प्लांट्स जो है सनलाइट लेते हैं ना, इसको ऑब्जॉर्व करते हैं। इसमें से कितनी सनलाइट ऑब्जॉर्व करते हैं, 10%, ये 2 to 3% ही ये फोटोसिंथेसिस करते हैं ना। सनलाइट जितनी आ रही है उसका सिर्फ 2 से 3%, हम लोग कह सकते हैं 1%, ठीक है, कुछ बुक में 1% भी दिया जाता है। तो 2 से 3% या 1% ही सनलाइट का यूज़ फोटोसिंथेसिस में होता है। अब इस फोटोसिंथेसिस को जो प्लांट करेंगे तो इसमें कितनी एनर्जी आई प्लांट में, 10,000 जूल, मान लो एनर्जी आ गई 10,000 जूल। तो इसका 10% जब इस प्लांट को खाएंगे, कौन खाता है, ग्रास हॉपर, तो इसका 10% यानी 1000, अगर हम 10,000 का 10% निकालें तो 1000 आता है। तो ये 1000 जो है ये कौन खाते हैं, फ्रॉग वगैरह जैसे हो गए, सॉरी वो ग्रास हॉपर होगा, वो ईट करेंगे जब प्लांट्स को, तो उनको मिलेगा, यानी 1000 जूल ग्रास हॉपर्स में जाएगा। ठीक है, जी लिख देते हैं यहाँ पे ग्रास हॉपर। फिर इन ग्रास हॉपर को जब ईट करेगा, कौन ईट करेगा, फ्रॉग ईट करेंगे ग्रास हॉपर को। ठीक है, इस ग्रास हॉपर को कौन ईट करेगा, फ्रॉग जब ग्रास हॉपर को ईट करते हैं तो कितना जाती है एनर्जी इसमें, इसका 10%, ठीक है, यानी 1000 जूल का 10%, 100 जूल ये जाती है फ्रॉग में। ठीक है, और फिर फ्रॉग को जब ईट करता है
फ्रॉग को कौन ईट करता है, यहाँ पे स्नेक जब ईट करता है तो स्नेक में कितनी एनर्जी जाती है, 100 का 10%, यानी 10 जूल एनर्जी जाती है। तो यहाँ पे 10% रूल लगता है, और 10% रूल के अकॉर्डिंग या 10% लॉ के अकॉर्डिंग 10% एनर्जी जाती रहती है डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल में। जो अपर ट्रॉफिक लेवल होते हैं, हायर ट्रॉफिक लेवल, उनमें क्या होती है, लेस एनर्जी ट्रांसफर होती है। तो इस वजह से क्या होता है कि प्रोड्यूसर्स में या प्लांट में ज़्यादा एनर्जी होती है और अपर एनिमल्स में एनर्जी कम होती है, ठीक है। इसीलिए जो है वेजिटेरियन फूड को ज़्यादा वो किया जाता है, ठीक है, उसको इस पर एम्फेसाइज किया जाता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग वेजिटेरियन फूड खाएं क्योंकि उनको ज़्यादा एनर्जी मिले, ठीक है। वेजिटेरियन फूड से ज़्यादा एनर्जी मिलती है 10,000 जूल, और जो नॉनवेज फूड वगैरह होते हैं इनसे एनर्जी उतनी ज़्यादा नहीं मिलती। प्रोटीन वगैरह ज़्यादा होता है, मसल्स वगैरह बिल्डिंग ज़्यादा हो जाती है, लेकिन एनर्जी ज़्यादा किससे मिलती है, प्लांट से ज़्यादा मिलती है, ठीक। तो अच्छा, जो लोग भी चैनल को देख रहे हैं वो चैनल को या इस वीडियो को देख रहे हैं तो इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, और जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि आगे आने वाली वीडियोस की अपडेट भी आपको टाइम पे मिलती रहे। और ये आपके वन शॉट वीडियो हम लोग डेली लेके आते हैं आपके लिए डिफरेंट चैप्टर्स के, तो इसको आप रेगुलर बेसिस पर अटेंड करते रहिए। दिन में हमारी क्लास होती है 10 AM पे और रात में 9 PM के पास, तो आप लोग इस टाइम पे रेगुलर यहाँ पे बने रहा कीजिए। और जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि आप लोग किस जगह से हैं, किस सिटी या किस स्टेट को बिलोंग करते हैं, क्योंकि ये देख के अच्छा लगता है कि लोग जो है डिफरेंट सिटीज़ से या डिफरेंट स्टेट से इस लेक्चर को देख रहे हैं ना। तो ये हमारे लिए मोटिवेशन की तरह करता है कि इस तरह की वीडियो हम आपके लिए और बनाएं और आपकी पढ़ाई में आसानी हो। ये वीडियोस स्पेशली जो है ये वीडियोस बोर्ड एग्जाम्स वालों के लिए बनाई गई हैं ना, जो लोग बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए वीडियोस बनाई गई हैं। तो अभी ये लाइव स्ट्रीमिंग चल रही है, तो इसमें आप अपना जो भी आपका डाउट है या क्वेरी है वो यहाँ पे आप कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। और वॉइस, आई होप वॉइस वगैरह क्लियर होगी आपको। कोई भी अगर किस तरह की प्रॉब्लम वॉइस वगैरह की तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो ये हमने देखा पिरामिड ऑफ एनर्जी। पिरामिड ऑफ एनर्जी में सिंपल क्या है कि सनलाइट की 2 to 3% एनर्जी जो है प्लांट्स ने यूज़ की फोटोसिंथेसिस में, फिर इसकी 10% एनर्जी जब प्लांट को ग्रास हॉपर ने खाया तो इसकी 10% एनर्जी जो थी वो ग्रास हॉपर को मिली, यानी 1000 जूल, और फिर ग्रास हॉपर को फ्रॉग ने खाया तो 100 जूल एनर्जी फ्रॉग को मिल गई, फिर फ्रॉग को स्नेक ने खाया तो उसको 10 जूल एनर्जी मिली। तो इस तरह से एनर्जी का लेवल जो है वो हायर ट्रॉफिक लेवल पे कम होता जाता है, ठीक है, यानी एनर्जी जो हायर ट्रॉफिक लेवल पे कम होती जाती है। तो हमेशा ये अपराइट पिरामिड ऑफ एनर्जी हमें देखने को मिलता है, ठीक है। 1% सनलाइट अवेलेबल टू देम इन द, देखो यहाँ पे 1% लिखा है ना, अलग अलग बुक में अलग लिखा रहता है, कहीं 2 to 3% लिखा रहता है, कहीं 1%। तो आपकी बुक में एनसीईआरटी में 1% दिया, तो आप ये याद रखिएगा 1%, ठीक। 1% एनर्जी जो होती है ये सनलाइट इसको यूज़ करता है, ठीक है, फोटोसिंथेसिस के लिए प्लांट्स यूज़ करते हैं। अच्छा, नेक्स्ट हमने कौन कौन से पिरामिड, तो पिरामिड ऑफ, ये याद रखना है, पिरामिड ऑफ एनर्जी हमेशा अपराइट बनता है। पिरामिड ऑफ एनर्जी हमेशा कैसा बनता है, अपराइट बनता है ना। तो कौन कौन से पिरामिड हो गए, एक पिरामिड हो गया पिरामिड ऑफ नंबर, ये अपराइट बन रहा है। दूसरा पिरामिड हो गया पिरामिड ऑफ अच्छा, ये पिरामिड ऑफ नंबर इन्वर्टेड भी बन सकता है, उल्टा भी बन सकता है। फिर हमने देखा पिरामिड ऑफ बायोमास, ये भी अपराइट बन रहा है। अच्छा, पिरामिड ये है क्या, ये जो होते हैं पिरामिड ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होते हैं। क्या होते हैं, ग्राफिकल, मतलब ग्राफ बना रहे हैं ना, ये जनरली इस तरह का ग्राफ, आप लोग छोटे हो गए तो इस तरह के बार ग्राफ जो है, हॉरिजॉन्टल बार ग्राफ आप पढ़े होंगे, वर्टिकल बार ग्राफ और हॉरिजॉन्टल बार ग्राफ ना, मैथ में ये सब चीज़ें आती हैं। तो ये बार ग्राफ टाइप की ही चीज़ें हैं जिसको हम लोग क्या कर रहे हैं, ट्रॉफिक लेवल को रिप्रेजेंट करने के लिए, ठीक है, उनके नंबर को या ट्रॉफिक लेवल के ऑर्गेनिज्म के नंबर को या उनके बायोमास को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग इस तरह के ग्राफ बना रहे हैं, ठीक है। तो ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑन द बेसिस ऑफ ट्रॉफिक लेवल या ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिशनल रिलेशनशिप, ठीक है। इनके बीच में जो भी न्यूट्रिशनल रिलेशनशिप है उसके बेसिस पे हम लोग ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कर रहा है कि कौन किसको ईट कर रहा है ना। कंज्यूमर है, प्राइमरी कंज्यूमर है, वो प्रोड्यूसर को ईट कर रहा है, सेकेंडरी कंज्यूमर प्राइमरी कंज्यूमर को ईट कर रहा है, टर्शियरी कंज्यूमर सेकेंडरी कंज्यूमर को ईट कर रहा है। तो इस तरह से एक के ऊपर एक हमने इस तरह से बना दिया ग्राफ। तो ये ग्राफ भी फिर हमने नंबर के बेसिस बनाया, वेट के बेसिस पे और एनर्जी के बेसिस बनाया, किस तरह से नंबर नंबर जो है वो डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल पे डिफरेंट स्पीशीज़ का अलग अलग है, या किस तरह से बायोमास अलग अलग है, या किस तरह से एनर्जी में चेंजमेंट आ रहा है। और इसकी डिस्कवरी किसने की थी, अल्टॉन ने, ठीक है। तो इसलिए अल्टोनियन पिरामिड भी इसको बोलते हैं। नेक्स्ट अब हम लोग जो है इसके बारे में डिस्कस करते हैं कि यहाँ पे, अच्छा आप लोग अगर इस वीडियो को देख रहे हैं, हाँ, ये चैप्टर लगभग कंप्लीट हो गया ना, ये लास्ट था इकोलॉजिकल पिरामिड ना। तो इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा वीडियो अच्छी लगी हो तो। और साथ में आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप कहाँ से हैं, ठीक है, किस किस सिटीज़ और स्टेट से हैं। और आप लोग अपने जो भी आपका इंटरेस्ट, जो भी आपको चैप्टर इंटरेस्टिंग लगता हो, जिसकी आपको वीडियो चाहिए,
ठीक है। तो वो उसके बारे में बताइएगा ताकि हम उस तरह की वीडियो आपके लिए बना के लाएं, जो भी चैप्टर जिसमें आपको इंटरेस्ट है या जिसमें आपको डिफिकल्टी लगती हो, ठीक है ना, चैप्टर आसानी से नहीं समझ में आ रहा हो, तो वो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कौन सा चैप्टर है वो आपको काफ़ी डिफिकल्ट लग रहा है, तो उसको आपको ईजी वे में यहाँ पे हम एक्सप्लेन कर देंगे, ठीक है। तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा और आपके कमेंट वगैरह जो है यहाँ पे रीड किए जाते हैं और उसके अकॉर्डिंग आपको रिस्पॉन्स भी दिया जाता है। तो आप लोग कमेंट जरूर करते रहा कीजिए जो भी आपकी प्रॉब्लम हो या डाउट हो, या अगर कोई इसके रिगार्डिंग लेक्चर के रिगार्डिंग आपको सजेशन देना हो तो वो भी आप यहाँ पे दे सकते हैं। पिरामिड ऑफ एनर्जी इज ऑलवेज अपराइट, नहीं यहाँ पे देखो दिया हुआ पिरामिड ऑफ एनर्जी ऑलवेज अपराइट, ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि एनर्जी का पिरामिड कैसा होता है, तो हमेशा सीधा बनता है, अपराइट बनता है। और एनर्जी फ्लो जो होती है लोअर ट्रॉफिक लेवल से हायर ट्रॉफिक लेवल पे होती है, ठीक है। कुछ एनर्जी हीट के फॉर्म में लॉस्ट भी हो जाती है। एनर्जी का जब भी हम लोग पर यूनिट एरिया के अकॉर्डिंग लेंगे कितनी एनर्जी लिबरेट हो रही है। अच्छा, कुछ स्पीशीज जो है वो एक से ज़्यादा ट्रॉफिक लेवल पे होती हैं, ये इसके इकोलॉजिकल पिरामिड के लिमिटेशंस है ना, लिमिटेशंस दिए हुए हैं। सिंपल फूड चेन, इसमें डिकम्पोजर वगैरह का हम लोग नहीं देखते, सैप्रोफाइट्स वगैरह को नहीं देखते, ठीक है, फूड वेब वगैरह की बात नहीं करते। तो ये लिमिटेशंस भी दिए, कभी कभी लिमिटेशंस भी पूछ लिए जाते हैं कि भाई इकोलॉजिकल पिरामिड के लिमिटेशंस क्या। तो इसमें हम लोग फूड चेन को कंसिडर, फूड वेब को कंसिडर नहीं करते, ठीक है, नॉर्मल फूड चेन की बात कर रहे हैं। जैसे हम लोग बात कर रहे हैं ना कि ग्रास हॉपर है, उसको स्नेक फ्रॉग ईट कर रहा है, फ्रॉग को स्नेक ईट कर रहा है, तो हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, फूड चेन की, फूड वेब की बात इसमें हम लोग नहीं करते इकोलॉजिकल पिरामिड में, सिंपल फूड चेन की बात करते हैं। और इसमें क्या है कि स्पीशीज़ जो एक से ज़्यादा ट्रॉफिक लेवल पे हैं उनके बारे में हम लोग सही से बता नहीं पाते भाई उसको किस ट्रॉफिक लेवल पे रखना सही रहेगा, ठीक है, क्योंकि वो जैसे इंसान ही है तो वो प्राइमरी कंज्यूमर भी है, सेकेंडरी कंज्यूमर भी है ना, हर्बीवोर भी है और एक तरह से कार्निवोर भी है क्योंकि फ्लैश वगैरह खा रहा है। तो ये जो है क्या है कि डिफरेंट उसको रखना पड़ता है ट्रॉफिक लेवल पे एक ही ऑर्गेनिज्म को। और सैप्रोफाइट्स या डिकम्पोजर वगैरह जैसे हो गए ना, उनका भी अलग से पिरामिड में उनका रोल नहीं दे सकते, इकोलॉजिकल पिरामिड में हम उनको नहीं रख सकते। तो ये बात हो जाती है। तो आज हमने ये चैप्टर इसको कंप्लीट कर लिया, एवोल्यूशन चैप्टर को, और क्लास 12 में इससे इकोसिस्टम चैप्टर को, और क्लास 12 में जो है इससे काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। तो आप लोग अच्छे से ये चैप्टर, ये वीडियो जो पूरी पड़ी हुई इसको एक बार दोबारा रिवाइज करके देखिएगा, ठीक है, एक बार इसको दोबारा रिप्ले करके देखिएगा। और कोई भी चीज़ अगर आपको कोई भी कन्फ्यूज़न या डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हमने क्या क्या पढ़ा अभी हम लोग एक बार फिर से इसको देख लेते हैं कि हमने इस चैप्टर में अभी तक क्या क्या पढ़ा है। बहुत सिंपल सा चैप्टर है ये इकोसिस्टम। तो इकोसिस्टम जब हमने पढ़ा, ठीक है, इसमें इकोसिस्टम में इसका स्ट्रक्चर और फंक्शन हमने देखा, इकोसिस्टम का स्ट्रक्चर कैसा होता है और इसका फंक्शन कैसा होता है। यानी इकोसिस्टम जो होता है हम लोग किस चीज़ को बोलते हैं, तो इकोसिस्टम लोग किसको बोलते हैं, इकोसिस्टम बोलते हैं ऑर्गेनिज्म, उनके आसपास के इन्वायरमेंट का जो भी रिलेशनशिप होता है, जो भी उनके बीच में एक तरह से लेन देन हम लोग कह सकते हैं, जो भी चीज़ें वो एक दूसरे को दे रहे हैं या एक दूसरे से ले रहे हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इकोसिस्टम, ठीक है, उनके आसपास आपस के रिलेशनशिप को, ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिज्म और नॉन लिविंग जो भी आसपास का उसका इन्वायरमेंट है। तो इसका स्ट्रक्चर किस तरह का होता है, इसमें टेरेस्ट्रियल एक्वाटिक दोनों तरह के होते हैं, ठीक है। ये तो एक नेचुरल हो गया और एक आर्टिफिशियल भी होता है। तो इकोसिस्टम दो तरह के हम लोग लेते हैं, पहले तो नेचुरल और आर्टिफिशियल। नेचुरल इकोसिस्टम क्या होता है, नेचुरल इकोसिस्टम होता है जैसे टेरेस्ट्रियल और एक्वाटिक ना, ये नेचुरल होते हैं। इसमें ग्रासलैंड भी आ सकता है, डिजर्ट भी आ सकता है ना, पॉन्ड भी आ सकता है, लेक आ सकती है, वेटलैंड, रिवर, एस्चुरी, ये सब क्या नेचुरल है। और आर्टिफिशियल में क्या आते हैं, जैसे क्रॉप लैंड हो गया, क्रॉप फील्ड हो गया या एक्वारियम हो गया, सब आर्टिफिशियल यानी इंसान इसको बनाता है। दूसरा फिर हमने क्या देखा इकोसिस्टम में, कि इकोसिस्टम में जो है प्रोडक्टिविटी की बात की, प्रोडक्टिविटी होती है इकोसिस्टम में, ठीक है। और प्रोडक्टिविटी के पहले हम लोग एक और चीज़ पढ़ते हैं कि इकोसिस्टम के दो कंपोनेंट होते हैं। कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं इकोसिस्टम के, इकोसिस्टम के कंपोनेंट क्या क्या होते हैं, हमने देखे बायोटिक और अबायोटिक कंपोनेंट देखे कि इकोसिस्टम में बायोटिक और अबायोटिक कंपोनेंट होते हैं ना। अब वो बायोटिक अबायोटिक कंपोनेंट क्या होते हैं, बायोटिक कंपोनेंट होते हैं जैसे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, ठीक है, जैसे ह्यूमन हो गया, कोई एनिमल हो गया, तो जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है ये सब बायोटिक कंपोनेंट है ना। और दूसरे होते हैं अबायोटिक कंपोनेंट, जैसे सनलाइट हो गई, वाटर हो गया, एयर हो गया, ह्यूमिडिटी हो गई, ये सब क्या अबायोटिक कंपोनेंट है, ये भी कहीं ना कहीं लिविंग ऑर्गेनिज्म को अफेक्ट करते हैं। तो दो कंपोनेंट होते हैं, यानी दो पार्ट होते हैं इकोसिस्टम के, एक बायोटिक और एक अबायोटिक होता है। और फिर दूसरा क्या है इसमें कि हमने देखा कि जब भी इसका जो है
फोटोसिंथेसिस यानी बायोटिक कंपोनेंट जो है, जैसे लिविंग बीइंग है, ठीक है, बायोटिक कंपोनेंट है, तो उसको हम डिफरेंट पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। बायोटिक कंपोनेंट को क्या क्या पार्ट में डिवाइड करते हैं? प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, ठीक है, और डिकम्पोजर। प्रोड्यूसर, कंज्यूमर और डिकम्पोजर। प्रोड्यूसर में हमने प्लांट को देखा कि प्लांट जो होते हैं वो क्या करते हैं? फूड वगैरह अपने से प्रिपेयर करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद कंज्यूमर देखा कि कंज्यूमर जो होते हैं वो प्लांट को ईट करते हैं, ठीक है, यानी वो क्या होते हैं? कंज्यूम करते हैं, जो प्लांट बनाते हैं फूड उसको कंज्यूम करते हैं, डायरेक्ट प्लांट को ईट कर लेंगे, प्लांट को पूरे को कंज्यूम कर लेंगे, तो कंज्यूमर होते हैं, जैसे कैटल्स वगैरह हो गए, इंसान हो गए, ठीक है। तो ये सब क्या है? कंज्यूमर। और फिर इसके बाद आता है डिकम्पोजर। डिकम्पोजर क्या करते हैं? डिकम्पोजर जो होते हैं वो जब भी कोई कंज्यूमर या कोई प्रोड्यूसर डेड हो जाएगा, उसकी बॉडी जो है डेड हो जाएगी, तो फिर उसको क्या कर लेते हैं? सड़ाते गलाते हैं, उसको डिकम्पोज करते हैं, तो ये होता है डिकम्पोजर ना। तो अलग अलग लेवल इसमें होता है, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर और डिकम्पोजर। ये हमने देखा बायोटिक कंपोनेंट में अलग अलग जो होते हैं लेवल होते हैं। अब इसमें भी हमने देखा कि प्रोड्यूसर जो होते हैं, ठीक है, प्रोड्यूसर के बाद क्या है? कंज्यूमर। तो कंज्यूमर डिफरेंट टाइप के होते हैं, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर और टर्शरी। प्राइमरी कंज्यूमर जो होते हैं वो डायरेक्ट प्लांट को ईट करते हैं, ठीक है। फिर दूसरे होते हैं सेकेंडरी कंज्यूमर। सेकेंडरी कंज्यूमर प्राइमरी कंज्यूमर को ईट करते हैं। और फिर होते हैं तीसरे टर्शरी कंज्यूमर, जो सेकेंडरी कंज्यूमर को ईट करते हैं ना। जैसे सपोज करते हैं ग्रासलैंड, तो ग्रासलैंड में ग्रास जो होती है प्रोड्यूसर है, उसको ग्रास हॉपर ग्रास को ईट करता है, तो वो क्या है? प्राइमरी कंज्यूमर। फिर ग्रास हॉपर जो है ग्रास को ईट किया तो प्राइमरी कंज्यूमर हो गया। अब प्राइमरी कंज्यूमर के बाद क्या आता है? सेकेंडरी कंज्यूमर। सेकेंडरी कंज्यूमर कौन है? जैसे सेकेंडरी कंज्यूमर क्या है? जो उसको ईट कर रहा है ग्रास हॉपर को, जैसे फ्रॉग वगैरह होगा, तो वो सेकेंडरी कंज्यूमर होगा। फ्रॉग को कौन ईट कर रहा है? स्नेक ईट कर रहा है, तो क्या हो गया? टर्शरी कंज्यूमर हो गया ना। यहाँ पे लोड होने में टाइम ले रहा है, चलो। तो ये टर्शरी कंज्यूमर हो गया। इस तरह से डिफरेंट कंज्यूमर होते हैं, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शरी कंज्यूमर। स्नेक ने उसको ईट किया, फ्रॉग, तो टर्शरी कंज्यूमर हो गया। तो इस तरह से अलग अलग कंज्यूमर होते हैं। अब फिर हमने इसमें देखा, अच्छा, डिकम्पोजर में हमने क्या देखा? बैक्टीरिया या फंगस वगैरह होते हैं जो चीज़ों को सिंपल न्यूट्रिएंट्स वगैरह में तोड़ देते हैं, ब्रेक डाउन कर देते हैं, सिंपल जो होते हैं सिंपल इनऑर्गेनिक पार्टिकल में तोड़ देते हैं। तो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक पार्टिकल, क्योंकि हम लोग की बॉडी किससे बनी? कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से बनी है, ठीक है। कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल यानी कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, फैट, इन सब चीज़ों से। तो इसको तोड़ने का काम करते हैं फंगस या बैक्टीरिया, वो तो इसको हम डिकम्पोजर बोलते हैं। डिकम्पोजर जो होते हैं वो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को सिंपल इनऑर्गेनिक पार्टिकल्स में तोड़ देते हैं, कार्बन में हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, और फिर उसको मिट्टी में मिला देंगे, तो या पोटेशियम, नाइट्रोजन, इस तरह की चीज़ें, तो मिट्टी से क्या हो जाती है? सॉइल जो होती है वो फर्टाइल हो जाती है बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो ये डिकम्पोजिशन हमने देखा। और साथ में फोटोसिंथेसिस जब होता है, प्रोड्यूसर क्या करते हैं? फोटोसिंथेसिस करते हैं। तो फोटोसिंथेसिस से वो जितना प्रोडक्शन करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोडक्टिविटी, ठीक है। क्या बोलते हैं? प्रोडक्टिविटी बोलते हैं। जितना भी प्रोडक्शन करते हैं एक साल में या एक महीना, हम लोग पर्टिकुलर टाइम ले लेते हैं, तो उस टाइम में किसी जगह पे जैसे कोई प्लांट्स हैं तो जितना ज़्यादा प्रोडक्शन करते हैं उसको हम लोग प्रोडक्टिविटी बोलते हैं। और ये होती है हमारी प्राइमरी प्रोडक्टिविटी भी बोलते हैं। फोटोसिंथेसिस से जो वो प्रोडक्शन कर रहे हैं, ग्लूकोज बना रहे हैं, अपने फूड बना रहे हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। दूसरी होती है सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी क्या होती है? कि जब कोई प्लांट, कोई भी एनिमल, कोई भी इंसान जो है जब प्लांट ईट करेगा तो उसके अंदर फिर जो मसल्स गेन होगी, वेट गेन होगा, तो उसको हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी, ठीक है ना। जब भी कोई इंसान किसी उसको खाता है, प्लांट को खाता है, ठीक है, या कोई एनिमल किसी प्लांट को खाता है, तो उसका वेट बढ़ता है और साथ में मसल्स भी बनती है ना। सोयाबीन, जैसे जिम वाले लोग सोयाबीन बहुत ज़्यादा खाते हैं तो उनका मसल्स बनती हैं। तो या कोई इंसान है फैटी चीज़ें बहुत ज़्यादा, ऑयली चीज़ें बहुत ज़्यादा खाता है, तो उसका क्या हो जाता है? वेट बहुत बढ़ जाता है। तो ये सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं एनर्जी फ्लो, ठीक है। एनर्जी फ्लो किस तरह से था? तो एनर्जी फ्लो का पता है कि एनर्जी फ्लो किस तरह से होता है। एनर्जी जब फ्लो करती है वो सनलाइट, सबसे पहले तो लाइट एनर्जी होती है, सोलर एनर्जी होती है, वो प्रोड्यूसर के अंदर आती है। प्रोड्यूसर यानी प्लांट में, प्लांट उसको फोटोसिंथेसिस के लिए यूज़ करते हैं और फिर उसको केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं। फिर वो केमिकल एनर्जी जो होती है वो किस में कन्वर्ट हो जाती है? जब उसको हायर एनिमल्स जो वो खाएंगे तो वो उस केमिकल एनर्जी वो ट्रांसफर होती रहती है, केमिकल एनर्जी, ठीक है, हायर ऑर्गेनिज्म में, हायर ट्रॉफिक लेवल पर ट्रांसफर होती रहेगी। फिर जब वो मरेगा, ऑर्गेनिज्म डेथ होगी उसकी, तो उसकी बॉडी से डिकम्पोजर उसको डिकम्पोज करेंगे, तो न्यूट्रिएंट्स वगैरह तो सारे सॉइल में मिल जाएंगे, एनर्जी इन्वायरमेंट में लिबरेट हो जाएगी, ठीक है। तो एनर्जी फ्लो इस तरह से चलता रहता है। सनलाइट से सोलर एनर्जी आती है, वो किस में कन्वर्ट हो जाती है? प्लांट में, केमिकल एनर्जी में। फिर वो केमिकल एनर्जी ट्रांसफर होती है 10% रूल के अकॉर्डिंग। 10% रूल भी आपको बताया अभी कि क्या होता है कि जैसे 10,000 जूल एनर्जी प्लांट में आई तो उसमें से सिर्फ 1000 जूल एनर्जी जो है वो ग्रास हॉपर में जाएगी। ग्रास हॉपर जब प्लांट को खा रहे हैं तो फिर उसमें से 1000 में से 100 जूल एनर्जी जो है वो फ्रॉग में जाएगी, क्योंकि फ्रॉग जब ग्रास हॉपर का खा रहे हैं तो सिर्फ 100 जूल एनर्जी पास होगी। तो इस तरह से एनर्जी क्या होती है? कम होती जाती है, लेस होती जाती है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इकोलॉजिकल पिरामिड। इकोलॉजिकल पिरामिड के बारे में पढ़ा। इकोलॉजिकल पिरामिड, अलग अलग इकोलॉजी पिरामिड होते हैं, जैसे पिरामिड ऑफ नंबर, पिरामिड ऑफ बायोमास, पिरामिड ऑफ
एनर्जी क्या होता है, एनर्जी। तो पिरामिड ऑफ नंबर, अच्छा इकोलॉजिकल पिरामिड को बताया कि अल्टोनियन पिरामिड बोलते हैं, और इकोलॉजिकल पिरामिड जो होता है ना, सिर्फ एक बार ग्राफ है, क्या है, बार ग्राफ है, ठीक है, एक यानी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, एक तरह का हॉरिजॉन्टल बार ग्राफ या ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हम लोग बोल सकते हैं कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है लिविंग के बीच में, डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बीच में, और किस बेसिस पे, ट्रॉफिक लेवल के बेसिस पे, ठीक है। जब ट्रॉफिक लेवल के बेसिस पे हम लोग ग्राफ बनाते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं इकोलॉजिकल पिरामिड, ठीक है। ट्रॉफिक लेवल के बेसिस पे जब ग्राफ बना रहे हैं, अच्छा ये ट्रॉफिक लेवल क्या है, मतलब न्यूट्रिशन के बेसिस, कौन ऑर्गेनिज्म किस ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड कर रहा है ना, जैसे कंज्यूमर है वो प्रोड्यूसर पे डिपेंड करते हैं, ठीक है, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर प्राइमरी कंज्यूमर पे डिपेंड करता है, और टर्शियरी कंज्यूमर सेकेंडरी कंज्यूमर पे डिपेंड करता है। तो इस तरह से जब हम लोग एक पिरामिड बना लेंगे, ठीक है, एक ग्राफ बना लेंगे तो उसको हम लोग बोलते हैं पिरामिड। अच्छा ये इकोलॉजिकल पिरामिड जो होता है, ये बेस इसका ज़्यादा चौड़ा होता है, ठीक है, और ये ऊपर से एपेक्स से क्या होता है, शॉर्ट होता है। तो इस तरह का ये इकोलॉजिकल पिरामिड बनता है। अब पिरामिड जो होता है, जैसे ग्रास लैंड में हम लोग बना रहे हैं तो पिरामिड ऑफ नंबर बनाते हैं, नंबर के बेसिस पे किसका नंबर ज़्यादा है किसका नंबर कम है, तो इस बेसिस पे ग्रास लैंड का अपराइट पिरामिड बनता है। और इसी तरह से अगर हम एक पर्टिकुलर ट्री का पिरामिड बनाए तो वो कैसा बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा, ठीक है, पर्टिकुलर ट्री का अगर पिरामिड बनाएंगे तो इन्वर्टेड बनेगा। दूसरा क्या है, पिरामिड ऑफ बायोमास। तो पिरामिड ऑफ बायोमास कैसा बनता है, पिरामिड ऑफ बायोमास जो होता है वो पॉन्ड इकोसिस्टम में अगर हम बना रहे हैं, ठीक, तो पॉन्ड या हम लोग अभी ग्रास लैंड बना रहे हैं तो अपराइट बनेगा, और अगर पॉन्ड इकोसिस्टम बना रहे हैं तो वो क्या बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा, क्योंकि इन्वर्टेड बायोमास अगर बना रहे हैं तो इन्वर्टेड बनेगा, क्योंकि क्या होगा कि लार्ज फिशेज जो होंगी उनका जो है मास ज़्यादा होगा, उनका वेट ज़्यादा होगा, इसलिए, ठीक है। पिरामिड ऑफ एनर्जी जो होता है वो हमेशा अपराइट बनता है, क्योंकि वहाँ पे 10% रूल लगता है ना, 10% लॉ, तो इसलिए ऊपर के लेवल पे, हाई ट्रॉफिक लेवल पे एनर्जी जो है वो कम होती जाती है। तो इकोलॉजिकल पिरामिड में क्या होता है, हमेशा ये एनर्जी, पिरामिड ऑफ एनर्जी जो होता है वो हमेशा अपराइट बनता है, सीधा बनता है। तो ये सारी चीज़ें हमने देखी इस चैप्टर में। आई होप ये सब चीज़ें आपको समझ में आई होंगी, और आपने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वीडियो शेयर कीजिए, ताकि जो लोग भी बोर्ड की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनकी बोर्ड की प्रिपरेशन में हेल्प हो, और वो अच्छे से हर एक टॉपिक जो हम लोग भी वन शॉट वगैरह प्रोवाइड कर रहे हैं तो उसको वो कवर कर लें। हम लोग डेली वन शॉट लेके आते हैं आपके लिए हर एक चैप्टर का, तो आप लोग हमसे दिन में 10 AM के आसपास, ठीक है, 10 AM, और रात में 9 AM यानी नाइट टाइम में 9 AM के 9 PM पे आप हमसे जुड़ सकते हैं, और ये लाइव सेशन को आप अटेंड कर सकते हैं। और जो भी लोग इस सेशन को देख रहे हैं, इस सेशन को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, इस सेशन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। और ये वीडियो अगर आपने शुरू से नहीं देखी तो आप इसको एक बार दोबारा से, जब हम लोग इसको अपलोड करेंगे तो इसको आप एक बार फिर से रिप्ले करके इस पूरे लेक्चर को देखिएगा, जिससे क्या होगा कि आप लोग, इसमें हमने चैप्टर 12 इकोसिस्टम कवर किया है ना, तो इसको आप दोबारा से देखिएगा, ताकि इसमें से हर एक टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आ जाए जो भी आपको बताया गया। और बोर्ड एग्जाम बस इतनी ही चीज़ें पूछी जाती हैं इकोसिस्टम से, जो हमने अभी तक आपको बता दी, तो इसको आप लोग एक बार रिप्ले करके देख लीजिएगा। और जब इसके बाद आप लोग अटेम्प्ट करने बैठेंगे क्वेश्चन वगैरह अनसॉल्व से, तो आपसे काफ़ी आसानी से बन जाएंगे, ठीक है। और थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में।